यहाँ तक कि उसका शार्दुल भी अब इस ठाकुर विजय का मुकाबला नहीं कर सकता था। वाकई इस बंदे में दम तो था, और यह ठाकुर विजय इतनी भयानक ताकत रखने के बावजूद पृथ्वी योद्धा सूची में केवल तीसरे स्थान पर था। तो जरा सोचिए, दूसरे नंबर की शिखा शर्मा और पहले नंबर का महायोद्धा मानव कितने शक्तिशाली होंगे। ऐसा लगता है कि मध्य महाद्वीप दांव संघ में युद्ध कला के एक से बढ़कर एक महारथी भरे पड़े हैं। दुनिया के इन शूरवीरों को कम करके आंकना बहुत बड़ी गलती होगी। विराट मंच पर चल रही लड़ाई को बड़े गौर से देख रहा था। मन ही मन अपनी ताकत और ठाकुर विजय जैसे धुरंधर के बीच के अंतर को तौल रहा था। अपनी मौजूदा ताकत का अंदाजा लगाते हुए उसे लगा कि ठाकुर विजय जैसे किसी जीनियस को हराने के लिए उसे कम से कम महान क्षेत्र में कदम रखना होगा। तभी वह अपनी खुद की शक्ति के दम पर उसे टक्कर दे पाएगा, बशर्ते यह जीत बिना किसी बाहरी मदद या गुप्त हथियारों के हो। अगर वह अपने सारे छिपे हुए पत्तों और त्रुप के इक्कों का इस्तेमाल करे तो उसे महान क्षेत्र तक पहुंचने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी। उधर चंपा ने एक शक्तिशाली शक्तिवर्धक ताबीज का इस्तेमाल किया, लेकिन जब उसने देखा कि वह अभी भी ठाकुर विजय को नहीं हरा पा रही है तो वह झुंझला गई। उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी कलाई पर बंधा जादुई कंगन निकलकर हवा में लहराया और सीधा ठाकुर विजय की ओर झपटा। यह देखकर ठाकुर विजय के होश उड़ गए। 9वीं रैंक का शीर्ष गुणवत्ता वाला जादुई हथियार, और तो और यह एक आध्यात्मिक पत्थर से बना हथियार था। इस छोटी सी लड़की के पास इतना शक्तिशाली खजाना कैसे हो सकता है। ऐसे भयानक हमले का सामना करते हुए ठाकुर विजय ने जरा भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए तलवार से एक जोरदार वार किया ताकि वह उस जादुई कंगन का सामना कर सके। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई। जादुई कंगन की टक्कर से ठाकुर विजय किसी पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया और अपने पीछे बनी सुरक्षात्मक रोशनी की ढाल से जा टकराया। वह ढाल कई जगहों से चटक गई, जिससे पता चलता था कि टक्कर कितनी जबरदस्त थी। नीचे खड़े दर्शक यह नजारा देखकर सन्न रह गए। दिव्य पवन महल की यह युवा शिष्या न केवल 9वीं रैंक का शीर्ष हथियार रखती थी, बल्कि वह हथियार आध्यात्मिक पत्थरों से बना था। आध्यात्मिक पत्थर वाले हथियार आम जादुई हथियारों से कहीं ज्यादा कीमती होते हैं, क्योंकि आम जादुई हथियारों को चलाने के लिए योद्धा को अपनी खुद की असली ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, और ऊंची रैंक के हथियारों को संभालना और चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आध्यात्मिक पत्थर वाले हथियार अलग होते हैं। उन्हें किसी भी तरह की ऊर्जा से सक्रिय किया जा सकता है। जब तक वे पर्याप्त ऊर्जा सोख लेते हैं, वे भयानक तबाही मचा सकते हैं। आमतौर पर योद्धा ऐसे खजानों की ऊर्जा भरने के लिए आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग करते हैं, इसीलिए इन्हें आध्यात्मिक पत्थर वाला जादुई हथियार कहा जाता है। पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 10 योद्धाओं में केवल भैरव के बारे में अफवाह थी कि उसके पास ऐसा एक हथियार है। किसी ने नहीं सोचा था कि दिव्य पवन महल की इस छोटी सी शिष्या के पास भी ऐसा नायाब खजाना होगा। जब चंपा ने यह 9वीं रैंक का शीर्ष आक्रामक हथियार निकाला तो ठाकुर विजय का सारा आत्मविश्वास डगमगा गया। चंपा उस जादुई कंगन को जिस तरह नचा रही थी, उससे ठाकुर विजय बुरी तरह पिटने लगा। हालांकि ठाकुर विजय की ताकत वाकई डरावनी थी। इतने भयानक हमले के बावजूद वह किसी तरह खुद को संभाल रहा था। भले ही वह चंपा के सामने भारी दबाव में था, लेकिन उसे हराना चंपा के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि ठाकुर विजय के पास भी 9वीं रैंक का एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार था। भले ही उसकी शक्ति चंपा के कंगन जितनी नहीं थी, लेकिन ठाकुर विजय अपनी पूरी क्षमता के साथ उसका इस्तेमाल कर रहा था। जबकि चंपा का जादुई कंगन ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह उसकी केवल 70-80% शक्ति ही बाहर ला पा रही थी। अगर वह इससे ज्यादा जोर लगाती तो शायद वह उस खजाने को नियंत्रित ही न कर पाती। धड़ाम 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 लड़ाई के अखाड़े से लगातार धमाकों की गूंज उठ रही थी, जिससे पूरा अखाड़ा बुरी तरह कांप रहा था। इस पल लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। यह सब देखकर कुंवर ललित मन ही मन करा उठा। हालात उसकी उम्मीदों से पूरी तरह बाहर हो चुके थे। वह अखाड़े के सुरक्षात्मक व्यूह को संभालने की हताश कोशिश कर रहा था, ताकि लड़ाई के भयानक झटकों से वह टूट न जाए, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, उतने ही समय में पूरा लड़ाई का अखाड़ा और उसका सुरक्षात्मक व्यूह उस भयानक जंग के झटकों को झेल न सका और मलबे के ढेर में बदल गया। सज्जनों, अब इस लड़ाई को यहीं रोक देते हैं। यह देखकर कुंवर ललित ने जल्दी से आगे बढ़कर बीच बचाव किया। युवा शिष्य चंपा, वाकई क्या शानदार खजाना है। ठाकुर विजय ने चंपा को घूरते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। चूंकि कुंवर ललित ने हस्तक्षेप किया है, तो चलिए आज इस लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। किसी और दिन मैं विजय फिर से आपसे दो हाथ करूंगा। चंपा के पास इतना शक्तिशाली खजाना था, यह संभव नहीं था कि वह उसे हरा सके जब तक कि वह अपने ठाकुर परिवार का कोई गुप्त और घातक हथियार इस्तेमाल न करे। लेकिन वह इतनी जल्दी अपना सबसे बड़ा पत्ता नहीं खोलना चाहता था जब तक कि बेहद जरूरी न हो। दिव्य पवन महल की इस शिष्या के खिलाफ एक अस्थायी जीत के लिए अपना सबसे बड़ा राज खोल देना उसके लिए घाटे का सौदा होता। यह सुनकर चंपा ने नाक सिकोड़ी, जैसे वह इस बात से सहमत न हो। अगर लड़ाई का मंच नहीं टूटा होता और लड़ाई जारी रहती तो शायद वह इस बदमाश को धूल चटा देती। ठीक है चंपा, अब इसे यहीं छोड़ दो। यह देखकर कि वह छोटी लड़की अभी भी लड़ने के लिए उतावली हो रही थी, विराट ने जल्दी से उसे पीछे खींच लिया। यह छोटी बच्ची इतनी लड़ाकू कब से हो गई? यह देखकर ठाकुर विजय के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। आखिर यह कीड़ा है कौन जो दिव्य पवन महल की युवा मालकिन के इतना करीब है? और यह चंपा जो उसे घास तक नहीं डाल रही थी, इस तुच्छ से दिखने वाले कीड़े की बात इतनी आसानी से मान रही थी। इससे ठाकुर विजय को और भी ज्यादा जलन महसूस हुई। एक मामूली लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण वाला कीड़ा न केवल वैदेही जैसी दांव संघ की शिष्या हर तरह से उसकी रक्षा कर रही थी, बल्कि अब दिव्य पवन महल की लाडली भी उसके इशारों पर नाच रही थी। दांव संघ की युवा पीढ़ी की 4 सुंदरियों में से 2 इस कीड़े के साथ इतनी घुल मिल गई थी, यह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। भाई ललित, तुम कह रहे थे कि यह विराट नाम का लड़का कोई बहुत बड़ा युद्ध कला का जीनियस है, लेकिन मुझे तो यह एक निठल्ला लगता है जो सिर्फ औरतों के पल्लू के पीछे छिपना जानता है। मुझे तो इसमें कोई युद्ध कला का हुनर नहीं दिखता, लेकिन औरतों के टुकड़ों पर पलने की इसकी कला का मैं वाकई कायल हूं। ठाकुर विजय ने विराट पर एक नजर डाली, फिर कुंवर ललित की ओर मुड़कर हंसते हुए कहा, ओ बदमाश, तूने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से बोल। यह सुनकर चंपा गुस्से से शेरनी की तरह दहाड़ उठी। छोटी मालकिन, तुम ऐसे बेकार कचरे के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? यह देखकर कि तुमने गलत इंसान पर भरोसा किया है, मुझे तुम पर तरस आता है। केवल दुनिया के असली शूरवीर ही तुम्हारे जैसी कन्या के योग्य हैं। इस तरह का निठल्ला जो सिर्फ औरतों के पीछे छिपना और उन पर जीना जानता है, जिसमें नामर्दगी के सिवा कुछ नहीं, वह तुम्हारे प्यार के लायक बिल्कुल नहीं है। ठाकुर विजय ने चंपा से बड़े ही दयाभाव का नाटक करते हुए कहा, तू बकवास कर रहा है। मेरे छोटे मालिक बिल्कुल ऐसे नहीं है। मेरे छोटे मालिक तुझसे कहीं ज्यादा मर्द हैं। चंपा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पलटवार किया। अगर वह वाकई मर्द है तो आगे आए और हमें साबित करके दिखाए, बजाय इसके कि औरतों के पीछे छिपा रहे और उन्हें अपनी ढाल बनाए। ठाकुर विजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो ऐसा करते हैं। मैं उससे यह नहीं कहूंगा कि वह पृथ्वी योद्धा सूची के किसी शीर्ष विशेषज्ञ को चुनौती दे। मैं अपने साथ मौजूद सबसे कमजोर व्यक्ति को चुनूंगा। अगर वह 10 चालों से ज्यादा टिक गया तो मैं मान लूंगा कि मैं अंधा था और वह वाकई एक युद्ध कला का जीनियस है। उस स्थिति में मैं व्यक्तिगत रूप से उससे माफी मांगूंगा। क्या कहते हो? ठाकुर विजय की बातें सुनकर विराट सीधा उसके पास गया, हल्का सा मुस्कुराया और बोला, छोटे ठाकुर विजय, क्या आपको अपनी बात पर पूरा भरोसा है? मैं अपनी जुबान का पक्का हूं और स्वाभाविक रूप से अपनी बात से नहीं फिरूंगा। ठाकुर विजय ने शांत भाव से कहा, ठीक है, तो मैं विराट आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। बोलते हुए उसने ठाकुर विजय के आसपास खड़े योद्धाओं पर एक नजर डाली और पूछा, तुम में से कौन मुझे चुनौती देना चाहता है? ठाकुर करण, तुम जाओ और जरा इस विराट बाबू के हुनर का स्वाद चखो। याद रखना, हाथ हल्का रखना, इसे जान से मत मार देना। ठाकुर विजय ने अपने बगल में खड़े एक अर्ध आरोहण लोक के योद्धा से कहा। उसके अनुयायियों में सबसे नीची रैंक वाला भी अर्ध आरोहण लोक का योद्धा था, और वह कोई मामूली योद्धा नहीं था। यह योद्धा, जिसका नाम ठाकुर करण था, भले ही पृथ्वी योद्धा सूची में शामिल नहीं था, लेकिन वह उस स्तर के बहुत करीब था। भैया, आप मुझे मौका क्यों नहीं देते?
यह देखकर ठाकुर विजय के बगल में खड़े ठाकुर विक्रमजीत ने बीच में टोक दिया। उसने विराट की ताकत अपनी आंखों से देखी थी। रत्न भंडार कंपनी की नीलामी में उसके बगल में खड़ा एक अर्ध आरोहण लोक का योद्धा इस लड़के के एक वार को भी नहीं झेल पाया था और बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि ठाकुर करण की ताकत उस दिन हमला करने वाले योद्धा से कहीं ज्यादा थी, फिर भी ठाकुर विक्रमजीत को चिंता थी कि क्या ठाकुर करण विराट को हरा पाएगा। कोई जरूरत नहीं, बस ठाकुर करण को संभालने दो, ठाकुर विजय ने हाथ हिलाते हुए कहा। भले ही ठाकुर विक्रमजीत की ताकत उससे बहुत कम थी, फिर भी वह पृथ्वी योद्धा सूची में 317वें स्थान पर था। अगर ठाकुर विक्रमजीत लड़ता और विराट से जीत भी जाता तो इसमें कोई शान की बात नहीं होती। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि विराट एक मामूली लघु महान क्षेत्र का कीड़ा इतने बड़े स्तर के अंतर को पार करके एक अर्ध आरोहण लोक के विशेषज्ञ को हरा सकता है। ठाकुर विजय के आदेश पर ठाकुर करण नाम का योद्धा आगे बढ़ा और विराट के पास पहुंचा। लड़के, अपना वार कर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ नरमी बरतूंगा, तेरी जान नहीं लूंगा, ठाकुर करण ने विराट को घृणा की दृष्टि से देखते हुए कहा। यह देखकर भैरव, कर्ण, लक्ष्य, जितेन और अन्य लोग उपहासपूर्ण चेहरे बनाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस बार ठाकुर विजय को बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। वे विराट की ताकत को बहुत अच्छी तरह जानते थे। ठाकुर करण के लिए, जो पृथ्वी योद्धा सूची का योद्धा भी नहीं था, विराट को चुनौती देना खुद को अपमानित करने जैसा था। दुर्भाग्य से ठाकुर विजय इन बातों से अनजान था। वह विराट के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता था। कुंवर ललित के विपरीत, जो रत्न भंडार संप्रदाय का छोटा मालिक था और उमेश शाही शहर मूल रूप से उनका ही इलाका था, ठाकुर विजय यहाँ नया था और उसने एक मामूली कीड़े के बारे में पूछताछ करने की जहमत नहीं उठाई। तो तैयार हो जाओ, मैं हमला करने वाला हूं। विराट ने ठाकुर करण की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। बच्चे, कर अपना वार। ठाकुर करण ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि विराट ने अपनी मुट्ठी उठाई और उस पर दे मारी। उस पल ठाकुर करण को एक अविश्वसनीय रूप से भयानक ताकत महसूस हुई, जैसे कि अनगिनत टन वजन वाला कोई पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो। अरे नहीं, इस भयानक शक्ति को महसूस करते हुए ठाकुर करण डर गया और समझ गया कि वह मुसीबत में है। उसने अपना हाथ उठाया और हताशा में विराट के हमले को रोकने की कोशिश की। धड़ाम! विराट की मुट्ठी ठाकुर करण से टकराई, जिससे एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ठाकुर करण का शरीर तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया, पीछे की दीवार से टकराया और दीवार को मलबे में बदल दिया। यह देखकर लगभग हर कोई सन्न रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लघु महान क्षेत्र के अंतिम चरण में पहुंचा एक मामूली सा कीड़ा ठाकुर करण जैसे अर्ध आरोहण लोक के कल्टीवेटर को एक ही मुट्ठी में अधमरा कर सकता है। छोटे ठाकुर विजय, कैसा रहा? विराट ने अपनी कलाई घुमाई, ठाकुर विजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप इस मुट्ठी से संतुष्ट हैं, छोटे ठाकुर? यह देखकर ठाकुर विजय का चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। यह कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हास्यास्पद। उसने सोचा था कि विराट ठाकुर करण के खिलाफ 10 चालों भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन किसे पता था कि ठाकुर करण विराट का एक भी वार नहीं झेल पाएगा। विराट अब उसकी ओर मुस्कुरा रहा था, स्वाभाविक रूप से उसके वादे को पूरा करने का इंतजार कर रहा था। लेकिन लघु महान क्षेत्र के ऐसे मामूली कीड़े से माफी मांगना, यह स्वीकार करना कि वह अंधा था, यह उसके लिए एक अकल्पनीय अपमान था। चलो यहां से। अंत में ठाकुर विजय ने हाथ हिलाया और ठाकुर परिवार के योद्धाओं के समूह को लेकर वहां से निकल गया। अरे ओ ठाकुर विजय, तू तो कह रहा था कि तू जुबान का पक्का है और अपनी बात से नहीं फिरता। अब क्या हुआ? सांप सूंघ गया? ठाकुर विजय ने अपने वादे से मुकरने की कोशिश की, लेकिन वैदेही उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देती? वह जोर से चिल्लाई। ये सुनकर ठाकुर विजय अकड़ गया। उसका चेहरा इतना काला पड़ गया जैसे उस पर स्याही पुत गई हो। वैदेही, तू बस इंतजार कर, मैं तुझसे इसका हिसाब जल्द ही चुकता करूंगा। ठाकुर विजय वहां नहीं रुका, वह सीधा रत्न भंडार कंपनी के निकास की ओर बढ़ गया। उसने कुंवर ललित का अभिवादन करने की भी जहमत नहीं उठाई। भाई ललित, आज आपकी मेहमान नवाजी से मेरा पेट भर गया, अलविदा। विराट ने कुंवर ललित पर एक नजर डाली, व्यंग्यात्मक लहजे में हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके साथ ही वह चंपा और शार्दूल को लेकर रत्न भंडार कंपनी से बाहर निकल गया। अरे विराट, मेरे लिए रुको। वैदेही भी तेजी से उसके पीछे बोली। बात यहां तक बढ़ चुकी थी, अब उसके वहां रुके रहने का कोई मतलब नहीं था। भाई ललित, अलविदा। हेमंत ने यह देखा तो उसने भी कुंवर ललित को हाथ जोड़कर विदा ली। इसके साथ ही वह वैदेही के कदमों का पीछा करते हुए रत्न भंडार कंपनी से निकल गया। ठाकुर परिवार के योद्धाओं विराट, चंपा, वैदेही, हेमंत और अन्य के एक एक करके चले जाने के बाद अन्य योद्धाओं को लगा कि अब वहां रुकने का कोई मतलब नहीं है और उन सबने कुंवर ललित से विदा ली। इस तरह वह दावत एक दुखद अंत पर समाप्त हुई। यह नजारा देखकर कुंवर ललित खुद को लाचार महसूस करने से नहीं रोक पाया। आज जो कुछ भी हुआ था वह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। न केवल वह अपना दबदबा कायम करने में विफल रहा, बल्कि उसने कई लोगों को नाराज भी कर दिया था। यह तो वही बात हुई कि चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने, दुबे जी बनकर लौटे। जब भैरव उसके पास से गुजरा तो वह रुका और अपनी पशुपालन संप्रदाय की टोली को ले जाने से पहले उसे एक उपहासपूर्ण नजर से देखा। यह देखकर कुंवर ललित को एक और झटका लगा। वह पूरी तरह से हताश महसूस कर रहा था। हालांकि आज की दावत बिल्कुल बेकार भी नहीं थी। कम से कम उसने ठाकुर विजय की ताकत, दिव्य पवन महल की युवा शिष्या के 9वीं रैंक के शीर्ष आध्यात्मिक हथियार की शक्ति और विराट व वैदेही के बीच के रिश्ते को देख लिया था, जिसके बारे में उसे अब तक पता नहीं था। दिव्य पवन महल के मुख्यालय में महल की स्वामिनी ने विराट और चंपा को बिना किसी खरोंच के रत्न भंडार कंपनी से बाहर निकलते देखा और राहत की सांस ली। उन्हें शुरू में लगा था कि दावत एक बेकाबू स्थिति में बदल जाएगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वैदेही ने अकेले ही सारी बाजी पलट दी थी। अगर वैदेही ने बीच में टांग न अड़ाई होती तो विराट और चंपा की मुसीबत इतनी आसानी से नहीं टलती। वैदेही दाव संघ का प्रतिनिधित्व करती थी और बहुत कम लोग सार्वजनिक रूप से उसका खुलकर विरोध करने को तैयार थे। वैदेही के मजबूत समर्थन के साथ विराट और चंपा हर तरफ से होने वाले हमलों से बच गए। कम से कम वैदेही के डर से जगन जयपाल और जयपाल परिवार के अन्य योद्धाओं ने रत्न भंडार कंपनी की दावत में प्रवेश करने के बाद विराट पर हमला करने से परहेज किया। विराट और चंपा इतनी आसानी से रत्न भंडार कंपनी से निकल पाए, इसमें वैदेही का बहुत बड़ा हाथ था। दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और वैदेही को विराट के पीछे पीछे जाते हुए देखा। विराट और वैदेही के बीच बात कहां तक पहुंच गई है? यह लड़का जो हमेशा औरतों के साथ नैन मटक करता रहता है, सच में एक चिंता का विषय था। छोटी बहन वैदेही, तुम कहां जा रही हो? क्या तुम दाव संघ के मुख्यालय वापस नहीं जा रही? हेमंत ने बेबस होकर पूछा, जब उसने देखा कि वैदेही रत्न भंडार कंपनी छोड़ने के बाद से लगातार विराट के पीछे लगी हुई है। भैया हेमंत, तुम पहले जाओ, मैं चंपा बहन से मिलने दिव्य पवन महल के मुख्यालय जा रही हूं। वैदेही ने हाथ हिलाकर कहा। उसे विराट द्वारा दी गई सारी गोलियां पहले ही इस्तेमाल कर ली थीं। वह विराट के पास रहकर कुछ अतिरिक्त लाभ कमाना चाहती थी ताकि वह मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर सके। विराट जैसा अमीर ज्यादा अपनी उंगलियों से थोड़ा सा भी खाना गिरा दे तो उसका पेट आसानी से भर सकता था। चंपा के जादुई खजानों के शानदार जखीरे को देखकर वह ईर्ष्या महसूस किए बिना नहीं रह सकी। वैदेही की बात सुनकर हेमंत मन ही मन सोचने लगा, तुम दिव्य पवन महल की युवा मालकिन से मिलने का नाटक कर रही हो, लेकिन असल में तुम उस विराट से मिलने जा रही हो। हालांकि वह वैदेही के कामों में दखल नहीं दे सकता था, क्योंकि वैदेही वापस नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वह कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर छोटी बहन, अपना ख्याल रखना, मैं अब चलता हूं, हेमंत ने कहा। वह और विराट अभी अभी मिले थे और वे करीब नहीं थे। उसे वैदेही के साथ दिव्य पवन महल के निवास पर जाने में शर्म महसूस हो रही थी। इसके अलावा उसके पास वैदेही जैसी मोटी चमड़ी नहीं थी। ठीक है, तुम पहले जाओ। वैदेही ने बार बार हाथ हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चाहती थी कि हेमंत तुरंत उसकी नजरों से ओझल हो जाए। यह देखकर हेमंत को गहरा धक्का लगा। छोटी बहन वैदेही, उसने सोचा, हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, फिर भी जैसे ही यह उस लड़के को देखती है मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है?
हेमंत ने फिर विराट और चंपा से विदा ली और मुड़कर चला गया। वह वहां रुककर कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता था। विराट लाचार था क्योंकि वैदेही जिद्दी बनकर उसके पीछे पीछे चल रही थी। वैदेही दावत में इतनी नेक और धर्मपरायण थी, उसने उसके लिए खड़े होने के लिए ठाकुर विजय जैसे उस्ताद को नाराज करने का जोखिम उठाया। वह उसे भगा नहीं सकता था। सच कहूं तो दावत में वैदेही की हरकतों से विराट काफी प्रभावित हुआ था। यह महिला भले ही सबसे समझदार न हो, लेकिन न्याय की भावना में वह वाकई बेमिसाल थी। यह उन कई मौकों के लायक था जब उसने उसे बचाया था। जहां तक चंपा की बात है, दावत में वैदेही के प्रति जो थोड़ी बहुत जलन उसे महसूस हुई थी, वह अब गायब हो चुकी थी। वह अपने छोटे मालिक की रक्षा करने के लिए वैदेही की बहुत आभारी थी। रास्ते में उसने वैदेही को बड़े प्यार से संबोधित किया, बार बार उसे दीदी कहा। वैदेही दीदी, जब हम अपने दिव्य पवन महल के ठिकाने पर पहुंचेंगे तो आपको रुकना होगा और हमारे नागदंत चावल को चखना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट होता है। चंपा ने उत्साह से कहा। नागदंत चावल, यह क्या है? वैदेही ने हैरान होकर पूछा। ही वैदेही दीदी, जब हम अपने ठिकाने पर पहुंचेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चंपा ने रहस्यमय तरीके से कहा। उनकी बातें सुनकर विराट निशब्द रह गया। चंपा, तुम्हें और सावधान रहने की जरूरत है। तुमने वैदेही को हमारे सारे राज बता दिए हैं। तुम बहुत भोली हो। तुम वैदेही के स्वभाव को बिल्कुल नहीं समझती। एक बार उसने नागदंत चावल के फायदों को छक लिया तो क्या तुम कभी उसे पीछा छुड़ा पाओगी? हालांकि चंपा वैदेही के साथ बहुत खुश थी और वह उसे रोक नहीं सकता था। चंपा, वह छोटी लड़की सरल स्वभाव की है। एक बार जब आप उसका भरोसा जीत लेते हैं तो वह आपको कुछ भी बता देगी। अब जब वह और वैदेही इतनी अच्छी तरह घुल मिल गए हैं तो कौन जानता है कि वह वैदेही को क्या क्या बता दे। बिल्कुल नीलिमा की तरह चंपा मूल रूप से उस चिड़िया को सब कुछ बता देती है, लेकिन उस मूर्ख पक्षी ने उसे काफी रात उगलने के लिए चकमा दिया है। युमेश शाही शहर, जयपाल परिवार का निवास। तुमने क्या कहा? तुमने सूर्यवीर के बेटे को देखा? 3 कोनों वाली दाढ़ी वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने जगन जयपाल को घूरते हुए कहा। वह पूरी तरह से चकित था। खैर, मुझे यकीन नहीं है कि वह वास्तव में सूर्यवीर का बेटा है या नहीं, लेकिन मैंने उसमें जयपाल परिवार का खून महसूस किया और उसका उपनाम भी विराट है और वह दिव्य पवन महल की युवा शिष्या के बहुत करीब है। जगन जयपाल ने अनिश्चितता से कहा। वह रुका, फिर बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, 9वें एल्डर, क्या बुआ का सूर्यवीर के साथ कोई बेटा था? मुझे कैसे पता होगा? अगर उसका सूर्यवीर के साथ कोई बेटा होता भी तो वह कभी इसका खुलासा नहीं करती। उसके और सूर्यवीर के अलावा शायद परिवार के मुखिया को भी नहीं पता। 9वें एल्डर, जिसे एल्डर प्रहलाद कहा जाता था, ने ताना मारा। हालांकि अगर वह लड़का वास्तव में वही है जैसा तुम कहते हो तो वह वास्तव में सूर्यवीर और मीरा का बेटा हो सकता है। एल्डर प्रहलाद ने एक पल के लिए सोचा और कहा, वह है या नहीं, यह मैं उस लड़के को अपनी आंखों से देखकर ही तय कर सकता हूं। एल्डर प्रहलाद, अगर वह सच में सूर्यवीर का बेटा है तो हमें क्या करना चाहिए? जगन जयपाल ने टटोलते हुए पूछा। अगर वह सच में सूर्यवीर का बेटा है तो हम उसे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ सकते। उसका जीवन जयपाल परिवार के लिए एक कलंक है। एल्डर प्रहलाद ने उपहास किया। उस समय मीरा ने चुपके से जयपाल परिवार छोड़ दिया था। परिवार के मुखिया की असली बेटी ठाकुर परिवार के साथ अपनी सगाई को नजरअंदाज करते हुए चुपके से सूर्यवीर के साथ अपना जीवन बिताने चली गई, जिससे जयपाल परिवार की बहुत बदनामी हुई। अगर उसने सूर्यवीर के बच्चे को जन्म दिया तो यह जयपाल परिवार के लिए और भी बड़ा अपमान होगा। ऐसी चीज किसी भी परिस्थिति में अस्तित्व में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर वह बच्चा सच में सूर्यवीर का बेटा है तो हमें हर कीमत पर उसकी जान लेनी होगी। यह सुनकर जगन जयपाल चुप हो गया। उसके लिए ऐसे मामलों में ज्यादा न उलझना ही बेहतर था। हालांकि उसकी बुआ वर्तमान में जयपाल परिवार द्वारा नजरबंद थी, फिर भी वह परिवार के मुखिया की सबसे बड़ी बेटी थी और अपनी पीढ़ी की सबसे उत्कृष्ट युद्ध कला प्रतिभाओं में से एक थी। उसने सुना था कि 2 साल पहले उसने अर्धचरण दिव्य विकास लोक में भी सफलता प्राप्त कर ली थी। बिना किसी कल्टीवेशन संसाधनों के इसे हासिल करना भयानक था। उसकी युद्ध कला प्रतिभा बस डरावनी थी। अगर उसकी बुआ एक दिन आधिकारिक तौर पर दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर जाती है तो जयपाल परिवार उन्हें नजरबंद रखना जारी नहीं रख पाएगा। एक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ को कैद करने की कीमत बहुत बड़ी है। अगर उसका बेटा मारा गया तो एक बार जब उसकी बुआ बच निकलेगी तो इसमें शामिल सभी लोगों को भयानक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्यवीर भी कोई मामूली आदमी नहीं था। उस समय सूर्यवीर दांव संघ का नेता बनने वाला था। यह अकेला ही यह साबित करता है कि उसकी युद्ध कला प्रतिभा कितनी असाधारण थी। यह दलदल बहुत गहरा है। जयपाल परिवार का वंशज होने के बावजूद उसके लिए दूर रहना ही बेहतर है। एक छोटी सी गलती का मतलब निश्चित मौत हो सकता है। जगन जयपाल की बातें सुनकर एल्डर प्रहलाद ने दिव्य पवन महल के पड़ाव की ओर देखा। वह देखना चाहता था कि क्या जगन द्वारा बताया गया लड़का, जिसका नाम विराट था, वास्तव में सूर्यवीर का वंशज था। हालांकि जैसे ही उसकी नजर दिव्य पवन महल के पड़ाव में घुसी, अचानक एक भयानक तलवार संकल्प उसकी ओर लपका। एल्डर प्रहलाद ने एक दबी हुई कराह निकाली और उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। प्रहलाद, अगर तुमने फिर से मेरे दिव्य पवन महल के क्षेत्र की जासूसी करने की हिम्मत की तो अगली बार तुम्हें बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। उसके कानों में एक ठंडी आवाज गूंजी। यह सुनकर 9वें एल्डर प्रहलाद हैरान और क्रोधित दोनों था। एक मामूली दिव्य पवन महल की इतनी हिम्मत कि उसे इस तरह धमकाए, यह अपमानजनक था। इस पल एल्डर प्रहलाद बेहद गुस्से में था। हालांकि वह उस तलवार की रोशनी की भयानक शक्ति से एक सिहरन महसूस किए बिना नहीं रह सका। वह छोटी कुतिया रेणुका इतनी शक्तिशाली कब हो गई? इसके अलावा उसने सुना था कि उसे एक आदि जादुई खजाना प्राप्त हुआ है। आज ऐसा लग रहा था कि अफवाहें बेबुनियाद नहीं थीं। दिव्य पवन महल की स्वामिनी मौसी रेणुका द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद एल्डर प्रहलाद ने वास्तव में दिव्य पवन महल के क्षेत्र की जासूसी करने की दोबारा हिम्मत नहीं की। वह महसूस कर सकता था कि रेणुका की चेतावनी कोई मजाक नहीं थी। अगर उसने फिर से जासूसी की तो रेणुका वास्तव में उसे एक ही तलवार के वार से मार सकती थी। एल्डर प्रहलाद ने दिव्य पवन महल के क्षेत्र की दिशा में देखा। उसकी आंखों में अत्यधिक आशंका का भाव था। उस संक्षिप्त मुठभेड़ से यह स्पष्ट था कि वह रेणुका का मुकाबला नहीं कर सकता था, जिसके पास आदि लंबी तलवार का जादुई हथियार था। रेणुका जैसी शक्तिशाली हस्ती के संरक्षण में विराट को मारना आसान नहीं होगा। जैसे ही विराट दिव्य पवन महल के निवास पर लौटा, उसे अचानक मौसी रेणुका के कमरे से एक भयानक तलवार संकल्प फूटता हुआ महसूस हुआ। विराट ने कुछ भ्रम के साथ कमरे की ओर देखा। मौसी रेणुका क्या कर रही थी? हालांकि वह भयानक तलवार संकल्प एक फ्लैश में गायब हो गया और सब कुछ जल्दी ही शांत हो गया। विराट ने इधर उधर देखा और कुछ भी गड़बड़ न पाकर आगे कोई ध्यान नहीं दिया। शायद मौसी रेणुका बस अपनी तलवारबाजी का अभ्यास कर रही थी। अरे विराट, यह युवती कौन है? जब विराट, चंपा और वैदेही दिव्य पवन महल के निवास में प्रवेश कर रहे थे तो माया उनसे टकरा गई। माया ने वैदेही को ऊपर से नीचे तक देखा और विराट से पूछा, ओह, इसका नाम वैदेही है, दांव संघ के 10 महान दांव शिष्यों में से एक। विराट ने कहा, तुम वैदेही हो? माया ने बड़ी उत्सुकता से वैदेही को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसकी अजीब नजरों के नीचे वैदेही बेहद असहज महसूस कर रही थी। मिस, क्या आपने मेरे बारे में सुना है? वैदेही पूछे बिना नहीं रह सकी। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। बड़ी सफेद बिल्ली अक्सर तुम्हारा जिक्र करती है। माया ने बार बार सिर हिलाया। जब भी बड़ी सफेद बिल्ली किसी को बेदिमाग कहती है तो वह अक्सर उसकी तुलना तुमसे करती है, यह कहते हुए कि तुम्हारा दिमाग वैदेही से भी गया गुजरा है। यह सुनकर वैदेही आग बबूला हो गई। उस बेवकूफ टाइगर की इतनी हिम्मत कि वह उसका इस तरह अपमान करे। बेवकूफ टाइगर, आज मैं तुझसे आर पार की लड़ाई लड़ूंगी। अरे वह बेवकूफ टाइगर गया कहां? वैदेही ने गुस्से से विराट के कंधे की ओर देखा। वह लड़ना चाहती थी, लेकिन पाया कि शार्दूल अब विराट के कंधे पर नहीं था। बेवकूफ टाइगर, भाग! तू थोड़ी देर के लिए छिप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वैदेही ने आसपास के इलाके में गुस्से से धाड़ लगाई। दिव्य पवन महल मुख्यालय में कुंवर चंद्रभान के कमरे में
छोटे चंद्रभान, तेरा कमरा अस्थायी रूप से टाइगर बाबा ने जब्त कर लिया है। तुझे अभी के लिए युवराज युवान के साथ काम चलाना होगा, शार्दुल ने कुंवर चंद्रभान से कहा। उसे कुछ समय के लिए यहाँ छिपने की जरूरत थी। वह औरत वैदेही इस समय पागल हो रही थी। एक शरीफ आदमी औरत से नहीं लड़ता, इसलिए वह अभी के लिए उससे बचेगा। वह छोटी बेवकूफ माया वास्तव में बहुत घृणित थी। उसने वास्तव में उसके मुंह पर उसे धोखा दिया। कितनी नीच! उसे लगा कि यह छोटी बेवकूफ जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार यह छोटी बेवकूफ और वह मूर्ख पक्षी अपना सारा समय साथ बिताते थे। वे उससे निपटने के लिए कोई बुरा विचार बना रहे होंगे। मूर्ख पक्षी पहले जैसा नहीं था। पहले वाला मूर्ख पक्षी वास्तव में बेवकूफ था, लेकिन अब वाला केवल ऊपर से मूर्ख दिखता है। असल में वह दुष्ट योजनाओं से भरा है। टाइगर बाबा, कृपया इस कमरे का आनंद लें, मैं अब चलता हूं। कुंवर चंद्रभान ने शार्दुल की बातें सुनकर जल्दी से कहा। इसके साथ ही वह जल्दी से कमरे से निकल गया और युवराज युवान की ओर बढ़ा। उसने भी वैदेही की धरती हिला देने वाली दहाड़ सुनी थी। कोई जो सीधे टाइगर बाबा को बेवकूफ टाइगर कह सकता है और टाइगर बाबा को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है, वह निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पंगा लिया जाए। देवताओं के बीच की इस तरह की लड़ाई में उसके जैसा छोटा प्यादा शामिल नहीं हो सकता था। विराट ने गुस्से से भरी वैदेही को देखा और उसे लगा कि उसका सिर दर्द करने लगा है। अब वह इन अस्थिर तत्वों से घिरा हुआ था, वैदेही, माया, मान्या, नीलिमा और नलिनी। अब से उसके लिए शांतिपूर्ण जीवन जीना मुश्किल होगा। यह दिव्य पवन महल का अड्डा हर कुछ दिनों में अनिवार्य रूप से अराजकता में होगा। छोड़ो। उसने इसे नजरअंदाज करने और इसे देखने से बचने का फैसला किया। वह एकांत में जाना और साधना करना पसंद करेगा। जब से वैदेही दिव्य पवन महल के निवास पर आई है, तब से रोजाना खाने की मेज पर खाने के लिए होड़ करने वाला एक और व्यक्ति बढ़ गया है। नागदंत चावल के फायदों को चखने के बाद वैदेही ने दिव्य पवन महल निवास में रहने का फैसला किया। रहने के लिए उसने चंपा को खुश करने के लिए बहुत पापड़ बेले। चंपा ने भी, क्योंकि वैदेही ने रत्न भंडार कंपनी की दावत में विराट के लिए खड़े होने का नेक काम किया था, वैदेही को बहुत पसंद करने लगी थी और दोनों जल्दी ही एक दूसरे की पक्की सहेलियां बन गई। एक बार जब चंपा किसी को अपना सबसे अच्छा दोस्त मान लेती है, तो वह स्वाभाविक रूप से उन पर सभी प्रकार की अच्छी चीजों की बौछार कर देती है। वैदेही के समझाने पर उसने मज्जा शुद्धि गोलियां, महाब्रह्म ज्ञान गोलियां, कायाकल्प गोलियां, शक्तिवर्धक ताबीज, महास्वर्ण कवच ताबीज, सांस गोपन ताबीज और उच्च स्तरीय जादुई खजाने ऐसे बांट दिए जैसे कि वे मुफ्त हों। वैदेही को स्वाभाविक रूप से इतने खजाने मिले कि उन्हें ले जाते उसके हाथ दुखने लगे। अंत में, क्योंकि उसने इतने सारे खजाने ले लिए थे, यहाँ तक कि वैदेही, जिसकी चमड़ी शहर की दीवार जितनी मोटी थी, थोड़ी शर्मिंदगी महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या इस मासूम और प्यारी सी चंपा को इस तरह बेवकूफ बनाना वाकई ठीक है? हालांकि वैदेही ने जल्दी ही शर्मिंदगी की इस भावना को एक तरफ रख दिया। वैसे भी विराट पैसों में खेल रहा था। इतना कम सामान लेना उसके लिए समुद्र में एक बूंद जैसा था। केवल चंपा को वास्तव में जानने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि विराट कितना अमीर था। चंपा के पास न केवल 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार थे, बल्कि 9वीं रैंक के शीर्ष गुणवत्ता वाले जादुई हथियार भी थे। और ये जादुई हथियार पूरे सेट थे, जिनमें आक्रामक और रक्षात्मक दोनों शामिल थे। कारण यह था कि चंपा ने शुरू में ठाकुर विजय के साथ अपनी लड़ाई में 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियारों का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसके शीर्ष गुणवत्ता वाले हथियार अभी तक रिफाइन नहीं किए गए थे। चंपा के पास शीर्ष गुणवत्ता वाले हथियारों का एक सेट और उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों के कई सेट थे। विराट ने उसे 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों के इतने सेट दिए थे ताकि वह जो चाहे चुन सके। चंपा द्वारा निकाले गए जादुई खजानों की चकाचौंध देखकर वैदेही को ईर्ष्या और इच्छा की लहर महसूस हुई। भगवान उसकी मदद करे, वैदेही के पास 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों का एक भी सेट नहीं था। वह अनगिनत कठिनाइयों के बाद विभिन्न स्थानों पर दुश्मनों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए और रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं के खिलाफ जूझते हुए काफी पुण्य जमा करने के बाद ही 9वीं रैंक के मध्यम गुणवत्ता वाले जादुई खजानों का एक सेट हासिल करने में कामयाब रही थी। लेकिन इस सेट को हासिल करने के बाद उसकी जमा पूंजी लगभग फिर से खत्म हो गई थी। इस बीच चंपा के पास चुनने के लिए 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों का एक बड़ा ढेर था। दूसरों से खुद की तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। वैदेही की अविश्वसनीय रूप से ईर्ष्यालु और लालची नजर देखकर चंपा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, दीदी वैदेही, अगर आपको पसंद है तो कृपया एक सेट चुन लें। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? यह सुनकर वैदेही हिचकिचाई। उसने हाल ही में चंपा से काफी कुछ लिया था। 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों का एक सेट लेना बहुत ज्यादा लगेगा। आखिरकार वह 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों के एक सेट के भारी मूल्य से अच्छी तरह वाकिफ थी। कोई बात नहीं दीदी वैदेही, मेरे पास वैसे भी एक्स्ट्रा हैं। ये सारे खजाने मुझे छोटे मालिक ने बैकअप के लिए दिए थे। मुझे वास्तव में इतने की जरूरत नहीं है, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे वैदेही को यह खजाने देने का कोई मलाल नहीं था। दिव्य पवन महल की स्वामिनी द्वारा व्यक्तिगत शिष्या के रूप में अपनाए जाने के बाद से चंपा को कभी खजानों की कमी नहीं रही। विराट के साथ फिर से मिलने के बाद उसके पास वह सब कुछ था जो वह चाहती थी, जिससे वह एक छोटी अमीर मालकिन बन गई। क्योंकि उसके पास कभी खजानों की कमी नहीं थी, इसलिए वह इन खजानों को ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। दूसरे, ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पहले ही वैदेही को अपना मान चुकी थी। किसी जानकार को खजाना देना कोई घाटा नहीं था। यहाँ तक कि छोटे मालिक ने अपने दादा गुरु योगिता को प्राचीन दिव्य धारा मदिरा जैसा महत्वपूर्ण खजाना दिया था, और जहां तक उसे पता था उसने उन्हें एक अर्धचरण आदि जादुई हथियार भी दिया था। अगर छोटे मालिक अपने दादा गुरु को अर्धचरण आदि जादुई हथियार देने को तैयार थे, तो वैदेही को 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियारों का एक सेट देना कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि चंपा को यह नहीं पता था कि जो आदि लंबी तलवार विराट ने एल्डर योगिता को दी थी, वह एक शर्त के साथ आई थी। एल्डर योगिता को 100 साल तक उसका गुर्गा बनकर रहना होगा। विराट के व्यक्तित्व को देखते हुए वह भला एल्डर योगिता को मुफ्त में आदि जादुई हथियार कैसे दे सकता था? यहाँ तक कि दिव्य पवन महल की स्वामिनी को प्राचीन दिव्य धारा जल बेचते समय भी वह हमेशा पैसे लेता था, और बहुत कम कीमत पर। उसने प्राचीन महाद्वीप के झरने के पानी को इतनी ऊंची कीमत पर बेचा, फिर भी दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने उसे एक बड़ा मुनाफा कमाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्वामिनी इस मामले में और भी अधिक निर्मम थी। केवल चंपा जैसी भोली लड़की ही सोच सकती थी कि विराट उन खजानों और संसाधनों को उसकी गुरु और दिव्य पवन महल के बड़ों को मुफ्त में दे रहा था। चंपा को ऐसा कहते सुनकर वैदेही उसकी मेहमान नवाजी से इनकार नहीं कर सकी और अनिच्छा से 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई खजानों का एक सेट स्वीकार कर लिया और चंपा से कहा, उस स्थिति में बहुत बहुत धन्यवाद चंपा मेरी बहन। अरे दीदी, इसमें धन्यवाद कैसा? चंपा ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चंपा बहन, आज से तुम्हारे मामले मेरे मामले हैं। अगर तुम भविष्य में किसी ऐसी मुसीबत में फंसती हो जिसे तुम हल नहीं कर सकती, तो बस आदेश देना और मैं वैदेही तुम्हारे लिए आग और पानी में से भी गुजर जाऊंगी। वैदेही ने अपनी छाती ठोकी और बहुत साहस से कहा, ही वैदेही दीदी का लहजा बिल्कुल शार्दुल जैसा है। यह सुनकर चंपा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। यह सुनकर वैदेही का चेहरा उतर गया। बेहतर होगा कि वह उस बेवकूफ टाइगर का जिक्र न करे। बस इसके बारे में सोचकर ही उसे गुस्सा आ जाता था। इन पिछले कुछ दिनों में उसे नहीं पता था कि वह बेवकूफ टाइगर कहां चला गया है। उसने काफी समय तक दिव्य पवन महल के परिसर की तलाशी ली थी, यहाँ तक कि उसे खोजने के लिए विराट के कमरे में भी घुस गई थी, लेकिन उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला। अगर कोई और कहता कि वह उस बेवकूफ टाइगर की तरह लग रही है, तो वैदेही निश्चित रूप से अपना आपा खो देती, लेकिन क्योंकि चंपा ने कहा था, वह गुस्सा नहीं कर सकती थी। चंपा के साथ समय बिताने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह चंपा बस एक सरल स्वभाव की मासूम और प्यारी लड़की थी। चंपा के व्यक्तित्व को देखते हुए यह असंभव था कि वह जानबूझकर उसका मजाक उड़ाए। चंपा, क्या तुम जानती हो कि वह बेवकूफ टाइगर हाल ही में कहां गया है? वैदेही ने चंपा की ओर देखते हुए पूछा।
मुझे भी नहीं पता। शार्दुल आमतौर पर छोटे मालिक के दरवाजे की रखवाली करता है और मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से उनके कमरे के बाहर नहीं देखा है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। चंपा ने सिर हिलाया और कहा। क्योंकि शार्दुल पिछले कुछ दिनों से गायब था, नीलिमा ने छोटे मालिक के लिए गेट की रखवाली का जिम्मा संभाल लिया था। चंपा जानती थी कि विराट ने किसी को गेट की रखवाली करने के लिए कहा था ताकि दूसरों को अनंत परम मीनार के रहस्य का पता न चले। हालांकि चंपा सरल स्वभाव की थी, वह बेवकूफ नहीं थी। वह स्वाभाविक रूप से दूसरों को इतना महत्वपूर्ण रहस्य लापरवाही से नहीं बताती। चंपा की बातें सुनकर वैदेही ने इस विषय पर ज्यादा बात नहीं की। उसने चंपा के साथ थोड़ी देर और बात की, फिर विदा लेने के लिए उठी। चंपा के कमरे से निकलकर अपने कमरे में लौट आई। दिव्य पवन महल का क्षेत्र विशाल था। भले ही वहां हजारों शिष्य रहते थे, फिर भी कई कमरे और आंगन खाली थे। क्योंकि वैदेही रुकना चाहती थी, दिव्य पवन महल उसे आसानी से बाहर नहीं निकाल सकता था। अगले दिनों में वैदेही बिना चूके हर भोजन में शामिल होती और मेज पर खाना हथियाने में वह निर्मम थी। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली नागदंत चावल के सहयोग से वैदेही का कल्टीवेशन स्तर अकल्पनीय गति से दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। दिव्य पवन महल के निवास में अपने समय के दौरान वैदेही को लगा कि यह उसके जीवन का सबसे खुशहाल दौर है। उसके पास अंतहीन कल्टीवेशन संसाधन और भोजन की भरमार थी। हर भोजन लगभग उसकी पिछली साधना के 10 वर्षों के बराबर था। वैदेही चाहती थी कि उसका पेट 10 गुना बड़ा हो ताकि वह और भी अधिक नागदंत चावल खा सके। दुर्भाग्य से अपने कल्टीवेशन स्तर के साथ वह एक दिन में ज्यादा से ज्यादा एक कटोरा ही खा सकती थी। इस नागदंत चावल में निहित ऊर्जा आश्चर्यजनक थी। बस एक कटोरा ही उसे और अधिक खाने में असमर्थ बनाने के लिए काफी था। हर भोजन में वैदेही एक कटोरा खाती और चुपके से एक बचा लेती। वह भोजन के दौरान एक चालाक तरकीब इस्तेमाल करती थी। अपना पहला कटोरा चावल परोसते समय वैदेही इसे पूरा नहीं भरती थी, केवल आधा। इस तरह पहला कटोरा खत्म करने के बाद वह दूसरा ले सकती थी। दूसरा कटोरा परोसते समय वैदेही इसे ऊपर तक भर लेती थी, लेकिन वह दूसरे कटोरे के केवल कुछ ही निवाले खा पाती थी, इससे पहले कि वह और न खा सके। बाकी वह बचा लेती थी। यह नागदंत चावल दुनिया के सबसे अच्छे अमृत से भी अधिक शक्तिशाली है। अगर वह पर्याप्त जमा कर ले तो उसे भविष्य में कल्टीवेशन संसाधनों के बारे में कोई चिंता नहीं होगी। वैदेही की हरकतों पर विराट लाचार था। इस महिला की बेशर्मी वाकई बेमिसाल थी। हालांकि ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि विराट को यह नहीं पता था कि वैदेही ने चंपा से कितने खजाने ठग लिए थे, वरना उसका दिल टूट जाता। इस तरह दिन शांति से बीतते गए। कुंवर ललित की दावत के बाद से कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। विराट मूल रूप से अपने दिन भोजन के अलावा अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर पर एकांतवास में बिताता था। कभी कभी जब वह साधना की गहरी अवस्था में प्रवेश करता तो वह कई दिनों तक बाहर नहीं निकलता। दूसरे लोग अब उसकी जीवन शैली के आदी हो चुके थे। महान मैदानों के तल पर प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहर सालों तक लगातार सुलझाने के बाद विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार आखिरकार प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के केंद्रीय क्षेत्र में पहुंचा। प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के केंद्र में एक भव्य और विशाल हॉल खड़ा था। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर अविश्वसनीय रूप से जटिल व्यूहों की परतें बिछाई गई थीं। हालांकि ऊर्जा की कमी के कारण ये व्यूह अपनी चरम शक्ति के 10,000वें हिस्से से भी कम थे। फिर भी उन्हें तोड़ने में विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को पूरा 1 साल लग गया। मुख्य हॉल के प्रवेश द्वार पर व्यूहों को तोड़ने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने अकल्पनीय रूप से विशाल कांस्य द्वार को धक्का दिया। जैसे ही यह विशाल कांस्य द्वार धीरे धीरे खुला, मुख्य हॉल से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली लहर निकली। उस अत्यधिक शक्तिशाली दबाव ने लगभग तुरंत ही विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का दम घोंट दिया। काफी देर बाद जब विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने इस भयानक दबाव के अनुकूल खुद को ढाल लिया तो वह कदम दर कदम मुख्य हॉल में चला गया। मुख्य हॉल में प्रवेश करने पर विराट ने पाया कि मुख्य हॉल की चारों दीवारें अनगिनत अविश्वसनीय रूप से जटिल पैटर्न और वर्णों के साथ उकेरी गई थीं। जब विराट की नजर पत्थर की दीवारों पर इन जटिल पैटर्नों और वर्णों पर पड़ी, एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार का दिमाग काफी देर तक सुन्न हो गया। फिर उसके सामने का भव्य हॉल गायब होता हुआ प्रतीत हुआ और उसने खुद को एक असीम शून्य ब्रह्मांड में पाया। इस शून्य के भीतर एक अकल्पनीय रूप से विशाल दिव्य ड्रैगन ब्रह्मांडीय स्थान के माध्यम से उड़ रहा था और बदल रहा था। इस ड्रैगन का शरीर विराट की कल्पना से बहुत परे था। इसके पंजों के नीचे सूर्य, चंद्रमा और तारे कंचों की तरह छोटे दिखाई देते थे। इस ड्रैगन की हर हरकत में अकल्पनीय भयानक शक्ति थी। उसके पंजों के एक ही वार से अनगिनत आकाशगंगाएं ढह गईं। इस ब्रह्मांडीय स्थान में विशाल ड्रैगन लगातार बदलता और रूपांतरित होता रहा। विभिन्न प्रकार की गहन और जटिल दिव्य तकनीकों को उजागर करता रहा। ये दिव्य तकनीकें अब तक की सबसे जटिल और गहन थीं जो उसने कभी देखी थीं। विराट की महान दांव की समझ के मौजूदा स्तर के साथ भी वह उनमें छिपे गहरे अर्थों को समझ या पकड़ नहीं सकता था। यह नजारा देखकर विराट पूरी तरह से हैरान रह गया। काफी देर बाद असीम ब्रह्मांड में उड़ रहा और बदल रहा विशाल दिव्य ड्रैगन अचानक विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार पर झपटा। यह देखकर विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार भयभीत हो गया। इस अविश्वसनीय रूप से भयानक दिव्य ड्रैगन का सामना करते हुए अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह एक चींटी की तरह था। न केवल ड्रैगन उस पर हमला नहीं कर सकता था, बल्कि उसकी ड्रैगन शक्ति का हल्का सा स्पर्श भी उसे धूल में मिला देगा। सब खत्म हो गया। विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने देखा कि भयानक दिव्य ड्रैगन उस पर झपट रहा है। वह विरोध करने के लिए थोड़ी सी भी हरकत करने में असमर्थ था। उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर था। इस पल विराट को अपने भीतर सिहरन दौड़ती महसूस हुई। हालांकि ठीक जब विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने सोचा कि वह बर्बाद हो गया है, विशाल दिव्य ड्रैगन अचानक प्रकाश की एक धारा में बदल गया और उसके माथे में समा गया। उस पल विराट के स्वर्ण ड्रैगन क्लोन ने अपने दिमाग में जानकारी की एक अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली बाढ़ महसूस की। अनगिनत अविश्वसनीय रूप से जटिल विरासत संदेशों ने तुरंत उसके पूरे अस्तित्व को भर दिया। हाँफते हुए जानकारी की भारी बाढ़ ने विराट को लगभग अभिभूत कर दिया। इस पल विराट का स्वर्ण ड्रैगन क्लोन भारी सांसें ले रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। काफी देर बाद मेरे दिमाग में जानकारी की विशाल बाढ़ धीरे धीरे कम हो गई। उसके दिमाग में जानकारी की बाढ़ शांत होने के बाद विराट के दिमाग में 4 बड़े शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। नवनाग दिव्य रूप। इस पल विराट यह भी समझ गया कि जो दृश्य उसने अभी देखा था वह असली दृश्य नहीं था, बल्कि नवनाग दिव्य रूप नामक विरासत का एक भ्रम था। और यह हॉल इस प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों का असली केंद्र था, विरासत स्थल। विराट का स्वर्ण ड्रैगन क्लोन हॉल में पालथी मारकर बैठ गया, चुपचाप उस विशाल जानकारी को पचाने लगा जो अभी अभी उसके दिमाग में बाढ़ की तरह आई थी। विराट के स्वर्ण ड्रैगन क्लोन ने 3 दिन और 3 रात तक पचाया, तब जाकर वह अपने दिमाग में जानकारी की विशाल मात्रा को शुरुआती तौर पर सुलझा सका। यह अभी समझ नहीं थी, बल्कि केवल एक मोटा मोटी सुलझाव था। उसे मिली जानकारी की बाढ़ में बहुत अधिक जानकारी थी और उसे नहीं पता था कि इसे पूरी तरह से समझने में कितना समय लगेगा। इस विरासत जानकारी को शुरुआती तौर पर सुलझाने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन क्लोन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, जिसमें अकल्पनीय आश्चर्य का भाव था। नवनाग दिव्य रूप नामक यह विरासत वास्तव में बहुत गहरी और बहुत शक्तिशाली थी। नवनाग दिव्य रूप की साधना एक शक्तिशाली विरासत है जो किसी को एक सच्चे दिव्य ड्रैगन में विकसित होने की अनुमति देती है। एक सच्चा दिव्य ड्रैगन कितना शक्तिशाली होता है, विरासत प्राप्त करते समय विराट ने जो दृश्य देखा वह इसे साबित करने के लिए काफी था। नवनाग दिव्य रूप के प्रत्येक रूपांतरण को 9 स्तरों में विभाजित किया गया है। हालांकि विराट को अभी मिली विरासत जानकारी विशाल थी, लेकिन यह विरासत तकनीक का केवल पहला स्तर था। नवनाग दिव्य रूप के पहले रूपांतरण के 9वें स्तर तक पहुंचना मानव जाति के अर्धचरण दिव्य विकास लोक से मेल खाता है। जब विराट पहले रूपांतरण के सभी 9 स्तरों में महारत हासिल कर लेगा, तभी वह अगले विरासत स्थल में प्रवेश कर सकता है और नवनाग दिव्य रूप का अगला रूपांतरण प्राप्त कर सकता है। विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार जमीन से खड़ा हो गया। उसने हॉल की सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि वास्तव में अन्य स्थानों की ओर ले जाने वाला एक निशान था। यह निशान एक पत्थर की दीवार पर था जिस पर एक अत्यंत जटिल ऋण व्यूह उकेरा गया था।
केवल इस ऋण व्यूह को खोलकर ही कोई अगले विरासत स्थल में प्रवेश कर सकता था। हालांकि यह ताबीज व्यूह बहुत अधिक जटिल था और इसमें निहित शक्ति बहुत अधिक विशाल थी। यह विराट के मौजूदा स्वर्ण ड्रैगन अवतार की क्षमताओं से परे था। ऐसा लग रहा था कि वह इसे खोलने का प्रयास तभी कर सकता है जब वह नवनाग दिव्य रूप के पहले रूपांतरण में पूरी तरह से महारत हासिल कर ले। नवनाग दिव्य रूप के पहले रूपांतरण की विरासत प्राप्त करने के बाद विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने हॉल नहीं छोड़ा, बल्कि इस नई हासिल की गई तकनीक को समझने और साधना करने के लिए वहीं रुक गया। हालांकि उसने अभी अभी पहले रूपांतरण की विरासत प्राप्त की थी, लेकिन हॉल की पत्थर की दीवारों पर अंकित युद्ध कलाएं भी नवनाग दिव्य रूप की साधना के लिए एक संदर्भ के रूप में काम कर सकती थीं। जब भी विराट की नजर पत्थर की दीवारों पर जटिल पैटर्नों पर पड़ती, उसे ऐसा लगता जैसे वह एक बार फिर उस असीम ब्रह्मांडीय आकाश में पहुंचा दिया गया हो, जो दिव्य ड्रैगन की विशाल गतिविधियों और परिवर्तनों को प्रत्यक्ष देख रहा हो। दिव्य ड्रैगन की गतिविधियों और उसकी दिव्य तकनीकों से निकलने वाले गहरे दांववादी प्रभावों को लगातार देखकर विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार को नवनाग दिव्य रूप को समझने में बहुत मदद मिली। विरासत हॉल के भीतर विराट का स्वर्ण ड्रैगन अवतार इन अद्भुत युद्ध कला परंपराओं में पूरी तरह से लीन था। उसका मन पूरी तरह से अवशोषित था, यहां तक कि विराट का असली शरीर और उसका निर्मल अवतार स्वर्ण ड्रैगन अवतार से प्रभावित होकर अनजाने में नवनाग दिव्य रूप को समझने में शामिल हो गए। आखिरकार विराट का असली शरीर, स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार सभी एक ही दिव्य आत्मा साझा करते थे। उनके विचार आपस में जुड़े हुए थे, जो अनिवार्य रूप से उन्हें एक ही व्यक्ति बनाते थे। केवल उनका मन 3 भागों में विभाजित था। दिव्य पवन महल का मुख्यालय अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में शार्दुल विराट के पास भागा, अपने पंजे से उसके शरीर को धीरे से छूते हुए चिल्लाया, बॉस बॉस, मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। शार्दुल की पुकार सुनकर विराट आखिरकार नवनाग दिव्य रूप को समझने में अपनी तल्लीनता से बाहर निकला। होश में आने पर विराट ने तुरंत अपने स्वर्ण ड्रैगन क्लोन के साथ अपना मानसिक संपर्क तोड़ दिया, ताकि क्लोन की समझ उसकी अपनी समझ को प्रभावित न करे। आखिरकार युद्ध कला विरासत को समझना किसी भी अन्य चीज से अलग है। इसके लिए पूर्ण तल्लीनता की आवश्यकता होती है। अगर संपर्क नहीं तोड़ा जाता है तो उसका अपना दिमाग आसानी से प्रभावित हो सकता है, जो अनजाने में उस समझ में भी लीन हो सकता है। शार्दुल, क्या मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता शुरू होने वाली है? विराट ने अपनी आंखें खोली और शार्दुल से पूछा, क्योंकि उसका अपना शरीर नवनाग दिव्य रूप विरासत को समझने में डूबा हुआ था। वह क्षण भर के लिए समय का पता भूल गया था और उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत गया है। यह कल शुरू होगी। मौसी रेणुका ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है, ताकि आप तैयार हो सकें। हम कल मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए निकल रहे हैं, शार्दुल ने कहा। हालांकि वह उस महिला वैदेही से बचने के लिए कुंवर चंद्रभान के कमरे में छिपा हुआ था, लेकिन दिव्य पवन महल का क्षेत्र उसका अपना था। अगर वैदेही उसे नहीं ढूंढ सकती थी तो मौसी रेणुका को कैसे नहीं पता होगा कि वह कहां था? अभी अभी मौसी रेणुका ने बस हाथ बढ़ाया और उसे कुंवर चंद्रभान के कमरे से पकड़ लिया। उसे विराट को बुलाने का निर्देश दिया। ओह, तो बाहर चलो, विराट ने सिर हिलाया। बॉस, बाहर जाने के बाद चेक करना कि क्या वह महिला वैदेही अभी भी वहां है, शार्दुल ने चापलूसी करते हुए पूछा। शार्दुल, बेहतर होगा कि तुम भविष्य में उस महिला वैदेही को उकसाने से बचो। वह महिला कोई मामूली नहीं है। अगर तुम उसे वास्तव में गुस्सा दिलाते हो तो चीजें गड़बड़ हो सकती हैं। विराट ने शार्दुल पर एक नजर डालते हुए कहा। बॉस, मैंने उसे नहीं उकसाया, सिर्फ मैं ही वैदेही को बेवकूफ नहीं कह रहा हूं। छोटी मूर्ख चिड़िया ने तो और भी बहुत कुछ कहा है, शार्दुल ने मासूमियत से कहा। दरअसल अपनी ताकत के साथ वह उस महिला वैदेही से नहीं डरता था, लेकिन मुख्य बात यह थी कि वह वास्तव में गुस्से में लग रही थी। अगर लड़ाई छिड़ गई और वह वास्तव में मरने मारने पर उतारू हो गई तो यह परेशानी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, शार्दुल को लगा कि वह गलत था और लड़ाई में आत्मविश्वास की कमी थी। यह सुनकर विराट ने हताशा में अपना माथा रगड़ा। इन लोगों में से किसी से भी निपटना आसान नहीं था, और अब जब वे सब साथ थे तो शांति नहीं थी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चेक करूंगा। अगर वह वहां नहीं है तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अगर वह अभी भी दिव्य पवन महल के ठिकाने पर रह रही है तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए अनंत परम मीनार में छिपना चाहिए और शांत रहना चाहिए, विराट ने कहा। इसके साथ ही विराट का शरीर चमका और वह अनंत परम मीनार से बाहर निकल गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर गया। विराट मौसी रेणुका से मिलने गया, जिन्होंने उसे मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के बारे में ध्यान देने योग्य कुछ बातें बताईं और उसे तैयार होने के लिए कहा, ताकि वह अगले दिन भाग ले सके। विराट मौसी रेणुका के कमरे में ज्यादा देर नहीं रुका और जल्दी ही विदा ले ली। मौसी रेणुका के कमरे से निकलने के बाद विराट चंपा को खोजने गया। चंपा के कमरे में प्रवेश करने के बाद विराट ने इधर उधर देखा और पाया कि वैदेही वहां नहीं थी। चंपा, वैदेही कहां है? क्या वह यहां नहीं है? विराट ने चंपा से पूछा। वैदेही दीदी अभी अभी गई हैं। दांव संघ के हेमंत उन्हें खोजने आए थे, यह कहते हुए कि वह दांव संघ के एक एल्डर हैं और उन्हें दांव संघ के मुख्यालय लौटने के लिए कहा, चंपा ने कहा। यह सुनकर विराट ने राहत की सांस ली। शार्दुल, वैदेही ने दिव्य पवन महल मुख्यालय छोड़ दिया है, तुम अब बाहर आ सकते हो। विराट ने अपनी दिव्य चेतना के माध्यम से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर में प्रवेश करते हुए शार्दुल से कहा। आह, वह महिला आखिरकार चली गई, मैं आखिरकार राहत की सांस ले सकता हूं। शार्दुल अनंत परम मीनार से बाहर निकला, खुशी से चिल्लाते हुए। शार्दुल, मेरे साथ मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के अखाड़े में चलो। विराट ने हाथ हिलाया और शार्दुल से कहा। हाँ बॉस, शार्दुल ने जल्दी से जवाब दिया। एक बड़ी सफेद बिल्ली में बदल गया और विराट के कंधे पर कूद गया। फिर विराट चंपा के कमरे से निकला और दिव्य पवन महल के निवास के बाहर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दिव्य पवन महल के निवास के मुख्य द्वार पर पहुंचा, विराट ने अचानक कई दिव्य पवन महल शिष्यों को बाहर से अंदर आते देखा। सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि उर्मिला थी, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था, और उसके बगल वाले लोग भी दिव्य पवन महल की एल्डर कात्यायनी वंश के शिष्य थे। उर्मिला और अन्य को अंदर आते देखकर विराट थोड़ा हैरान हुए बिना नहीं रह सका। विराट को देखकर उर्मिला भी सन्न रह गई। विराट का असली रूप वास्तव में अभी भी जीवित था और यहां तक कि उसके कल्टीवेशन में भी काफी सुधार हुआ था। यह वास्तव में उसकी उम्मीदों से परे था। विशाल दलदल के ऊपर लड़ाई के दौरान उन्हें जालिम सिंह और बड़ी संख्या में रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं ने घेर लिया था और उन पर हमला किया था। हालांकि विराट ने अकेले ही जालिम सिंह और रक्त पिशाच संप्रदाय के योद्धाओं द्वारा स्थापित रक्त पिशाच व्यूह को तोड़ दिया था, जिससे उन्हें भागने का मौका मिला। लेकिन विराट और वैदेही का बाद में खुद जालिम सिंह ने पीछा किया था। उर्मिला ने मान लिया था कि उस लड़ाई में विराट का असली रूप नष्ट हो गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी जीवित था, और यहां तक कि कुछ साल पहले विशाल दलदल की लड़ाई की तुलना में उसके कल्टीवेशन में काफी सुधार हुआ था। उस लड़ाई के बाद से उर्मिला न तो दिव्य पवन महल लौटी थी और न ही दक्षिणी महाद्वीप, बल्कि इसके बजाय युमेश राजवंश के आसपास भटक रही थी और प्रशिक्षण ले रही थी। हालांकि उसे दक्षिणी महाद्वीप में दिव्य पवन महल के शिष्यों से मिली जानकारी से पता था कि विराट अभी भी जीवित है। उसने मान लिया था कि केवल विराट का निर्मल क्लोन ही जीवित है और विराट का असली रूप पहले ही नष्ट हो चुका है। यह लड़का जालिम सिंह के व्यक्तिगत पीछा करने के बावजूद भी जीवित बच सकता है, यह वास्तव में प्रभावशाली था। मिस उर्मिला, बहुत दिनों बाद मिले। विराट ने उर्मिला की ओर देखा, थोड़ा मुस्कुराया और अभिवादन में हाथ जोड़े। हाँ, बहुत समय हो गया। उर्मिला ने लापरवाही से अभिवादन का जवाब दिया और उदासीनता से कहा। इसके साथ ही वह सीधे दिव्य पवन महल के परिसर में चली गई। वह विराट के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती थी। उसकी गुरु और उसकी गुरु के वंश के शिष्य मूल रूप से विराट के कारण पूरी तरह से गिर गए थे। इसके कारण एल्डर कात्यायनी वंश के शिष्य, जो मूल रूप से दिव्य पवन महल में उच्च पदस्थ और अत्यधिक सम्मानित थे, अब अत्यंत विकट परिस्थितियों में थे। एल्डर कात्यायनी की व्यक्तिगत शिष्या के रूप में उर्मिला का जीवन भी स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था।
हालांकि दिव्य पवन महल की स्वामिनी ने जानबूझकर उसे निशाना नहीं बनाया, लेकिन क्योंकि वह एल्डर कात्यायनी की व्यक्तिगत शिष्या थी, इसलिए अधिकांश दिव्य पवन महल शिष्यों ने अनजाने में उससे दूरी बना ली और उसके करीब जाने के इच्छुक नहीं थे। जो लोग उसके करीब रहे वे केवल एल्डर कात्यायनी वंश के प्रत्यक्ष शिष्य थे। इन सभी कारणों से उर्मिला के लिए यह कहना असंभव था कि उसके मन में विराट के प्रति कोई नफरत नहीं थी। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह जानती थी कि दिव्य पवन महल में उसका स्वागत नहीं है। इसलिए उर्मिला ने युमेश शाही शहर में दिव्य पवन महल के मुख्यालय में अपने आगमन में देरी की। जब मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, तब वह जल्दी से कुछ दिव्य पवन महल शिष्यों के साथ युमेश शाही शहर पहुंची। वह मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता से एक दिन पहले दिव्य पवन महल के मुख्यालय पहुंची। विराट ने उर्मिला की जाती हुई आकृति पर एक नजर डाली, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक मामूली उर्मिला उसकी चिंता के लायक नहीं थी। दिव्य पवन महल की ताकत बहुत बढ़ गई है। इसकी दीवारों के भीतर उर्मिला से भी ज्यादा शक्तिशाली अनगिनत शिष्य हैं। उर्मिला और उसके समूह के लिए कोई बड़ी मुसीबत खड़ी करना मुश्किल है। विराट शार्दुल के साथ दिव्य पवन महल के मुख्यालय से निकला और मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ा। युमेश शाही शहर, दांव संघ मुख्यालय। भैया हेमंत, तुमने मुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुलाया? वैदेही ने हेमंत की ओर देखा। वह काफी नाखुश थी। हेमंत का उसे वापस बुलाने का मतलब था कि वह नागदंत चावल के एक और भोजन से चूक गई, जो उसके लिए एक बड़ा नुकसान था। छोटी बहन वैदेही, कल मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता की आधिकारिक शुरुआत है। तुम संभवतः दिव्य पवन महल के साथ नहीं रह सकती और उनके साथ टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सकती, है ना? हेमंत ने उसकी ओर देखा, कुछ हद तक लाचारी से। कल मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता तो बस टूर्नामेंट का पहला भाग है। इसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पहले भाग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है, वैदेही ने खारिज करते हुए कहा। सिर्फ इसलिए कि तुम भाग नहीं ले रही हो, इसका मतलब यह नहीं है कि दिव्य पवन महल भाग नहीं ले रहा है। क्या तुम कल अकेले दिव्य पवन महल के निवास पर रहने वाली हो? हेमंत ने चिढ़कर कहा। वह रुका, फिर बोला, जब तुम बाद में एल्डर फणीश्वर से मिलोगी तो तुम्हें अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। ज्यादा ढिठाई मत दिखाना, कहीं एल्डर फणीश्वर को गुस्सा ना आ जाए। वह बूढ़ा फणीश्वर, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे डरती हूं? वैदेही ने उपहास किया। मुझे नहीं लगता कि वह मेरा कुछ बिगाड़ने की हिम्मत करेगा। छोटी बहन, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, कृपया शांत हो जाओ। अगर तुम इस तरह मुसीबत खड़ी करती रही तो मैं इसे नहीं झेल सकता, हेमंत ने कहा, कुछ हद तक एग्जास्परेटेड होकर। एल्डर फणीश्वर दाव संघ एल्डर परिषद के एक एल्डर हैं, न कि केवल एक साधारण प्रबंधक एल्डर। दाव संघ में एल्डर परिषद के एल्डर और एक प्रबंधक एल्डर की शक्ति और स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। दाव संघ के एल्डर और प्रबंधक गठबंधन के भीतर दाव शिष्यों की तुलना में निचला पद रखते हैं। हालांकि एल्डर परिषद के एल्डर पूरी तरह से अलग हैं। वे वास्तव में शक्तिशाली हस्तियां हैं और दाव संघ में हर एल्डर दिव्य विकास लोक में एक शीर्ष विशेषज्ञ है। आज की दाव संघ की बुजुर्ग परिषद के यह सुनकर विराट की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। यहां तक स्थापक एल्डर्स की शक्ति और रुतबे में जमीन आसमान का फर्क होता है। दाव संघ के सामान्य एल्डर्स और व्यवस्थापकों का स्थान संघ के भीतर दाव शिष्यों से भी नीचे होता है। लेकिन बुजुर्ग परिषद के एल्डर्स की बात ही कुछ और है। वे वास्तव में शक्तिशाली हस्तियां हैं और बुजुर्ग परिषद का प्रत्येक एल्डर दिव्य विकास लोक का शीर्ष विशेषज्ञ होता है। हेमंत भैया, जब मुझे डर नहीं लग रहा तो आप क्यों डर रहे हैं? वैदेही ने हेमंत को ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ खींचते हुए कहा, आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बेकार की चिंता कर रहे हैं। हेमंत ने यह सुना तो उसका चेहरा काला पड़ गया। मन ही मन सोचा, लानत है, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे बात करने का शौक है, तुम जैसी मुसीबत की मारी लड़की से? लेकिन समस्या यह है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बाबा दिगंबर मुझे छोड़ेंगे नहीं। एक बार उसने वैदेही की पिटाई कर दी थी, जिसके बदले में बाबा दिगंबर ने उसे पीछे से डंडा मारा था, उसे घसीटते हुए एक वीरान जगह ले गए थे और बुरी तरह धमकाया था। आज भी उसे वह मंजर साफ साफ याद था। बाबा दिगंबर ने कहा था कि उसने उनकी शिष्या को सताया है, इसलिए वे उसे जिंदा दफन कर देंगे। वे यह कहते जा रहे थे और साथ ही साथ गड्ढा भी खोदते जा रहे थे। शुरुआत में उसे नहीं पता था कि वह गंदा संधा सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी दाव संघ का कुख्यात बाबा दिगंबर है। उसने अपने दाव पुत्र होने की धौंस जमाई और उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद के विपरीत जब तक उसने अपनी पहचान नहीं बताई थी तब तक तो ठीक था। लेकिन जैसे ही उसने बताया कि वह दाव पुत्र है, बाबा दिगंबर ने उसे और भी बुरी तरह पीटा। अंत में उसके पास हार मानकर गिड़गिड़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि बाबा दिगंबर ने उसे छोड़ दिया और जिंदा दफन नहीं किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि दाव संघ के भीतर उसे वैदेही का अच्छे से ख्याल रखना होगा। उन्होंने चेताया कि अगर वैदेही को जरा भी अन्याय सहना पड़ा या उसे खरोंच भी आई तो वे हेमंत से पुराना और नया सारा हिसाब बराबर कर लेंगे। बाबा दिगंबर के इस अत्याचार के आगे हेमंत के पास झुकने और हामी भरने के अलावा कोई चारा नहीं था। हेमंत को बाद में पता चला कि जिस व्यक्ति ने उस पर हमला किया था वह दाव संघ का कुख्यात बाबा दिगंबर था। बाबा दिगंबर की पहचान जानते ही हेमंत ने बदले की सारी भावना तुरंत त्याग दी। यही नहीं, उसे बाद में पता चला कि दाव संघ में केवल वही बाबा दिगंबर का शिकार नहीं बना था, यहां तक कि महायोद्धा मानव जैसा अद्वितीय प्रतिभागी भी उनसे नहीं बच पाया था। चूंकि वैदेही बहुत घमंडी थी और मुसीबतें खड़ी करने में माहिर थी, इसलिए महायोद्धा मानव ने भी पहले उसकी पिटाई की थी। और इसी तरह दाव संघ के भीतर जिसने भी वैदेही को पीटने की जरूरत की वह अनिवार्य रूप से बाबा दिगंबर के निशाने पर आ गया। वह बूढ़ा आदमी बेहद बेशर्म था। उसे अपने दाव संघ के नेता और दिव्य विकास लोक के शीर्ष विशेषज्ञ होने के रुतबे की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वह दाव संघ के इन कनिष्ठ शिष्यों को थप्पड़ मारने में भी उतना ही बेशर्म था। वैदेही सीधे दाव संघ के मुख्यालय के एक भव्य हॉल की ओर बढ़ी। एल्डर फणीश्वर, क्या आपको कोई काम था? वैदेही ने हॉल में प्रवेश करते हुए एक कठोर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति से पूछा। इस कठोर चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, जो दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका और एल्डर योगिता जैसे शीर्ष विशेषज्ञों से भी कहीं अधिक थी, जो अर्ध दिव्य विकास लोक में थे। स्पष्ट था कि वह एक सच्चा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। इस बूढ़े व्यक्ति का नाम फणीश्वर था, जो दाव संघ की बुजुर्ग परिषद का एक एल्डर था और इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का प्रभारी भी था। तुम्हारी वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? एल्डर फणीश्वर ने वैदेही की ओर देखा और ठंडे स्वर में उपहास किया। एल्डर फणीश्वर, आपके कहने का क्या मतलब है? यह सुनकर वैदेही ने अपनी भौहें चढ़ा ली। वैदेही, अपनी पहचान मत भूलो, तुम दाव संघ की एक दाव शिष्या हो, दिव्य पवन महल की शिष्या नहीं। एल्डर फणीश्वर ने वैदेही को घूरते हुए कठोरता से कहा। तुम अपना सारा समय दिव्य पवन महल के निवास में बिताती हो, कभी दाव संघ के निवास में वापस नहीं आती। यह कैसा व्यवहार है? एल्डर फणीश्वर, मैं इस बात से असहमत हूं। दाव संघ एक अखंड इकाई है, हम सब एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। दिव्य पवन महल भी हमारे दाव संघ का ही हिस्सा है। अगर मैं दिव्य पवन महल के निवास में रहती हूं तो इसमें अनुचित क्या है? वैदेही ने कटाक्ष किया। एल्डर फणीश्वर, मैंने पहली बार ऐसा बेतुका तर्क सुना है। क्या एल्डर फणीश्वर को लगता है कि दिव्य पवन महल हमारे दाव संघ का हिस्सा नहीं है? तुम वैदेही की बातें सुनकर एल्डर फणीश्वर गुस्से से आग बबूला हो गए। तुम वैदेही इतनी जुबान चलाती हो और बड़ों का अनादर करती हो, क्या दाव संघ की एक दाव शिष्या के रूप में यही तुम्हारे संस्कार हैं? एल्डर फणीश्वर, यह अजीब बात है, मैं तो बस तथ्य बता रही थी, इसमें अनादर कैसा? वैदेही ने निडर होकर जवाब दिया। हेमंत वैदेही और एल्डर फणीश्वर के बीच इस तीखी नोकझोंक को देखकर पसीने से तरबतर हो गया। उसने बार-बार वैदेही को चुप रहने और एल्डर फणीश्वर से माफी मांगने का इशारा करने की कोशिश की। हालांकि वे दाव संघ के दाव पुत्र थे, लेकिन एल्डर फणीश्वर एक उच्च पद पर थे और इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के आयोजक थे। अगर उन्होंने उन्हें सच में नाराज कर दिया तो परिणाम भयानक होंगे।
लेकिन वैदेही ने हेमंत के इशारों को नजरअंदाज कर दिया और एल्डर फनीश्वर की आंखों में आंखें डालकर देखती रही। पीछे हटने का उसका कोई इरादा नहीं था। तुम 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 घमंडी लड़की जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करती। क्योंकि तुम्हें दिव्य पवन महल में रहना इतना ही पसंद है तो यहां से दफा हो जाओ और वापस मत आना। एल्डर फनीश्वर गुस्से से कांपते हुए वैदेही की ओर उंगली उठाकर चिल्लाए। ठीक है तो मैं जाती हूं, वैसे भी मुझे यहां रहने का कोई शौक नहीं है, वैदेही ने नथुने फुलाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गई। यह देखकर एल्डर फनीश्वर का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। अगर यह कोई और दांव शिष्य होता, यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर का भी कोई शिष्य जिसने इतना अनादर करने की हिम्मत की होती, तो वे उसे कब का थप्पड़ मारकर सीधा कर चुके होते। लेकिन वैदेही का सामना करते हुए अपने उबलते हुए गुस्से के बावजूद वे उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि वैदेही के गुरु बाबा दिगंबर थे। हालांकि उपाध्यक्ष दिवाकर की शक्ति अकल्पनीय रूप से विशाल थी, लेकिन वे कम से कम नियमों का सम्मान करते थे। भले ही वे अपने शिष्य को पीटे जाने पर नाखुश होते, लेकिन उपाध्यक्ष दिवाकर इसे दिल पर नहीं लेते। लेकिन बाबा दिगंबर अलग थे। बाबा दिगंबर पूरी तरह से बेशर्म थे। वे कभी नियमों की परवाह नहीं करते थे और वे अपने लोगों के प्रति बेहद सुरक्षात्मक थे। अगर एल्डर फनीश्वर ने उनकी शिष्या को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो बाबा दिगंबर सचमुच उनके दरवाजे पर आकर उनसे मरने मारने वाली लड़ाई लड़ेंगे। भले ही वे दांव संघ की बुजुर्ग परिषद के एल्डर थे, दिव्य विकास लोक के शीर्ष विशेषज्ञ थे, लेकिन फिर भी वे बाबा दिगंबर जैसे सच्चे दिग्गज से काफी अलग थे। वे वैदेही को अपमानित तो कर सकते थे, लेकिन उस पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। वैदेही रुको, 1 मिनट रुको। हेमंत ने मुख्य हॉल से बाहर निकलकर उसका पीछा किया और वैदेही को पुकारा। हेमंत भैया, अब क्या हुआ? वैदेही रुक गई। उसका मूड खराब लग रहा था। वैदेही, तुम कहां जा रही हो? हेमंत ने वैदेही की ओर देखते हुए पूछा। अगर इस जगह को मेरी जरूरत नहीं है तो ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो मेरा स्वागत करेंगी। अगर वह बूढ़ा फनीश्वर मुझे जाने के लिए कहता है तो मुझे भी यहां रहने का कोई शौक नहीं है। वैदेही ने तंज कसा। एल्डर फनीश्वर उसे नापसंद करते थे और वह भी उन्हें उतना ही नापसंद करती थी। अगर कोई और होता तो भले ही वैदेही नाखुश होती, वह जवाब देने में इतनी रूखी नहीं होती, लेकिन एल्डर फनीश्वर के साथ शिष्टाचार दिखाने का उसके पास कोई कारण नहीं था। एल्डर फनीश्वर दांव संघ के भीतर उपाध्यक्ष दिवाकर और उसके गुरु के गुट से संबंधित नहीं थे, बल्कि शांति गुट से थे। अच्छे शब्दों में कहें तो वे शांति गुट थे, सीधे शब्दों में कहें तो वे समर्पण गुट थे। पश्चिम से दानव सेना के आक्रमण का सामना करते हुए दांव संघ पूरी तरह से एक नहीं था। एक गुट जिसका नेतृत्व उपाध्यक्ष दिवाकर कर रहे थे, वह युद्ध गुट था, जो दानवों को 1 इंच भी पीछे हटने या 1 इंच जमीन भी देने को तैयार नहीं था। हालांकि दांव संघ के भीतर एक और गुट था जिसका नेतृत्व एल्डर फनीश्वर कर रहे थे। वे दानव सेना के साथ सीधे टकराव की वकालत नहीं करते थे, बल्कि उनका मानना था कि दानवों को पीछे हटने के बदले में मानव क्षेत्र का एक हिस्सा सौंप दिया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि मध्य महाद्वीप का क्षेत्र विशाल और असीम है। भले ही पश्चिमी मध्य महाद्वीप के खरबों मील दानवों को सौंप दिया जाए, तब भी बचा हुआ क्षेत्र मानवों के अस्तित्व के लिए पर्याप्त होगा। उनका मानना था कि इतनी कम जमीन के लिए दानव सेना से मरने मारने वाली लड़ाई लड़ना और अनगिनत योद्धाओं की जान जोखिम में डालना अनावश्यक है। यह गुट शांति गुट था, या यूं कहें कि दांव संघ के भीतर समर्पण गुट था। यह गुट बड़ी नैतिकता के साथ नारे लगाता है, यह दावा करते हुए कि वे सभी जीवित प्राणियों के सर्वोत्तम हित में कार्य कर रहे हैं। वे नहीं चाहते कि मध्य महाद्वीप के अनगिनत योद्धा युद्ध में अपनी जान गंवाएं, और वे व्यापक तबाही नहीं देखना चाहते, करुणा का दिखावा करते हैं। लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि सौंपे गए क्षेत्रों में रहने वाले मनुष्यों का क्या होगा और कैसे, एक बार जब इतनी विशाल भूमि खो जाएगी, तो उन जमीनों पर रहने वाले मनुष्यों का भाग्य, जो अब दानव क्षेत्र बन जाएगा, अनिवार्य रूप से अत्यंत दुखद होगा। या तो वे दानवों द्वारा गुलाम बना लिए जाएंगे या उनका शिकार बन जाएंगे। तब शांति गुट या समर्पण गुट मुद्दे को टालना शुरू कर देगा, या बस यह कह देगा कि कुछ चींटियां कुछ भी नहीं है, उनकी मौतें नगण्य हैं, क्योंकि मानव आबादी इतनी बड़ी है। इस बिंदु पर वे व्यापक तबाही को रोकने और अपनी करुणा की बातें करना बंद कर देते हैं। दोहरा मापदंड मूल रूप से हर शांति गुट या यूं कहें हर समर्पण गुट के लिए एक आवश्यक कौशल है। वे समर्पण की वकालत करते हैं कथित तौर पर मानव योद्धाओं के जीवन की खातिर, लेकिन वास्तव में वे बस युद्ध के मैदान से बचना चाहते हैं। जब तक उन्हें युद्ध के मैदान में नहीं भेजा जाता, जब तक उन्हें हताशा में लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाता और जब तक उनकी अपनी जान को खतरा नहीं होता, तब तक उन्हें सौंपे गए क्षेत्रों में अपने साथी मनुष्यों के भाग्य और परिस्थितियों की कोई परवाह नहीं होती। यह गुट संक्षेप में स्वार्थियों का एक समूह था। उन्हें मानवता के भविष्य की परवाह नहीं थी, न ही दूसरों के जीवन की। उन्हें केवल अपने हितों की परवाह थी। जब तक लाभ कमाना था, वे सड़े हुए मांस पर मक्खियों की तरह झुंड बनाकर आते थे, लेकिन जैसे ही मानवता के लिए लड़ने की बात आती, वे तुरंत दुम दबाकर भाग जाते। वे दांव संघ के भीतर सत्ता के लिए होड़ करने और आंतरिक कलह में शामिल होने में माहिर थे, लेकिन जब मोर्चे पर दानवों से लड़ने की बात आती, तो वे पूरी तरह से अक्षम थे। यह तथाकथित शांति गुट था, जो आंतरिक कलह में कुशल लेकिन बाहरी संघर्ष में अयोग्य था। वैदेही इस गुट से गहरी नफरत करती थी। वह बुराई की घोर विरोधी थी और किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करती थी। वह तथाकथित शांति गुट से चरम सीमा तक नफरत करती थी और उनके साथ जुड़ना अपनी शान के खिलाफ समझती थी। यही कारण था कि वह एल्डर फनीश्वर के प्रति इतनी रूखी थी। शांति गुट का दांव संघ के भीतर काफी प्रभाव था और वे कई महत्वपूर्ण पदों को नियंत्रित करते थे। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता, जो हर 300 साल में एक बार आयोजित की जाती थी, आमतौर पर युद्ध गुट और शांति गुट द्वारा बारी बारी से आयोजित की थी। भारी था। हालांकि दांव संघ के भीतर शांति गुट के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, लेकिन सौभाग्य से संघ अभी भी मुख्य रूप से युद्ध गुट द्वारा नियंत्रित था, जिसका नेतृत्व उपाध्यक्ष दिवाकर कर रहे थे। वैदेही, एल्डर फनीश्वर तो बस गुस्से में बोल रहे थे। तुम इसे इतना गंभीरता से क्यों ले रही हो? हेमंत ने वैदेही से विनती की। वह नहीं चाहता था कि वैदेही और एल्डर फनीश्वर के बीच संबंध और खराब हो। आखिर वे सब दांव संघ के सदस्य थे। हेमंत भैया, और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुझे हमेशा से इन लोगों की शक्लें नापसंद रही हैं। यहाँ रहने से मुझे केवल घिन आएगी। एक बार मैं चली जाऊं तो न मैं उन्हें दिखूंगी, न वे मुझे। मुझे भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा, और हम एक दूसरे की नापसंदगी से बचेंगे। वैदेही ने हाथ हिलाया और शांति से कहा। यह देखकर कि वैदेही ने इसे इस तरह से रखा है, हेमंत जानता था कि वह उसे और नहीं मना सकता। मानव जाति वर्तमान में आंतरिक और बाहरी परेशानियों से घिरी हुई थी और युद्ध गुट और शांति गुट के बीच संबंध तनावपूर्ण होते जा रहे थे। वैदेही युद्ध गुट के सबसे कट्टर सदस्यों में से एक होने के नाते शांति गुट से और भी अधिक घृणा करती थी। हेमंत ने वैदेही को दांव संघ के मुख्यालय से बाहर की ओर चलते हुए देखा। उसके चेहरे पर संघर्ष के भाव थे। अंत में उसने अपने दांत भींचे और वैदेही के पास पहुंच गया। हेमंत भैया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि अब मुझे मनाने की कोशिश न करें? अगर आप ऐसे ही करते रहे तो मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगी। वैदेही ने हेमंत की ओर देखते हुए कहा। जो उसके पास आ गया था, उसका चेहरा अप्रसन्न था। वैदेही, मैं तुम्हें वापस मुड़ने के लिए मनाने नहीं आया हूं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए आया हूं। हेमंत ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा। यह सुनकर वैदेही बहुत खुश हुई। हेमंत भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? हालांकि हेमंत भी युद्ध गुट का सदस्य था, लेकिन उसके आदर्श वैदेही से अलग थे। वैदेही आमतौर पर शांति गुट को दुश्मन मानती थी, लेकिन हेमंत दांव संघ के भीतर सभी ताकतों को यथासंभव एकजुट करना चाहता था। उसका मानना था कि युद्ध गुट और शांति गुट दोनों दांव संघ के सदस्य हैं और दोनों को दुश्मन नहीं बनना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आंतरिक कलह मानव जाति की ताकत को कम कर दे और केवल दानव जाति को लाभ पहुंचाए। अगर वैदेही युद्ध गुट के बीच एक कट्टरपंथी थी, तो हेमंत एक नरमपंथी था। आखिरकार मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, मैं तुम्हें अकेले और असहाय जाते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम्हें दिव्य पवन महल में परेशान किया जाता है, तो कोई तो होना चाहिए जो तुम्हारी मदद कर सके। हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि ऐसी बात है तो चलो चलते हैं, वैदेही ने खुशी से कहा।
हेमंत भैया, मेरे पीछे चलो और मैं गारंटी देती हूं कि तुम्हें नुकसान नहीं होगा। जब तुम किसी दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें बहुत खुशी होगी कि तुमने आज इतना समझदारी भरा फैसला लिया। यह सुनकर हेमंत मुस्कुराया। उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आखिरकार यह पहली बार नहीं था जब उसने अपनी छोटी बहन का बड़बोला और घमंडी स्वभाव देखा था। हालांकि हेमंत ने जो उम्मीद नहीं की थी वह यह थी कि वैदेही इस बार सिर्फ डींगे नहीं हाँक रही थी। उसके आज के फैसले ने वास्तव में उसे अपार भाग्य दिलाया। विराट का अनुसरण करते हुए उसे जो साधना संसाधन मिले वे दांव संघ में मिलने वाले किसी भी संसाधन से कहीं अधिक थे। दोनों एक साथ दांव संघ के मुख्यालय से बाहर निकले। दिव्य पवन महल के मुख्यालय की ओर बढ़ते हुए एल्डर फणीश्वर ने वैदेही और हेमंत की जाती हुई आकृतियों को देखा। उनका चेहरा कठोर था। ये दो छोटे जानवर अगर वे दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों में से न होते और इस तरह उनकी अवहेलना करने की हिम्मत करते तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें थप्पड़ मारकर मौत के घाट उतार देते। लेकिन अफसोस, ये दोनों दांव संघ के दांव पुत्र थे और केवल साधारण दांव पुत्र नहीं बल्कि शीर्ष 10 में से एक। वैदेही तो बाबा दिगंबर की शिष्या भी थी। भले ही वे दांव संघ की बुजुर्ग परिषद के एल्डर थे, दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे, लेकिन वे उन पर खुले तौर पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, अन्यथा उन्हें अकल्पनीय कीमत चुकानी पड़ती। विराट और शार्दुल मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के स्थल पर पहुंचे। स्थल लोगों से खचाखच भरा हुआ था, जिनकी संख्या अनगिनत थी। घनी भीड़ और आवाजों के शोरगुल को देखकर विराट को चक्कर आने लगा। यहाँ जमा हुए योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी। विराट ने इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धाओं की संख्या के बारे में पूछताछ की। हालांकि उसे बड़ी संख्या की उम्मीद थी, लेकिन जब उसे सटीक आंकड़े पता चले तो वह भी दंग रह गया। इस वर्ष की प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 10 लाख तक पहुंच गई थी। पंजीकरण के लिए न्यूनतम आवश्यकता कम से कम लघु महान क्षेत्र साधना स्तर थी, जिसका अर्थ है कि पूरे 10 लाख महान क्षेत्र के योद्धा भाग ले रहे होंगे। और यह तब था जब मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता, जो हर 300 साल में आयोजित की जाती थी, केवल 1000 साल से कम उम्र के योद्धाओं तक ही सीमित थी। इन प्रतिबंधों के बिना प्रतिभागियों की संख्या अकल्पनीय रूप से भयानक होती। वर्तमान में केवल प्रतियोगिता स्थल पर जमा हुए योद्धाओं की संख्या 10 लाख से अधिक थी। विराट ने मोटा-मोटा अनुमान लगाया कि वहां कम से कम करोड़ों महान क्षेत्र के योद्धा जमा थे। इनमें से कई योद्धा 1000 वर्ष से अधिक आयु के थे और मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने में असमर्थ थे। वे मुख्य रूप से मजे लेने और लड़ाइयों को देखने के लिए पूरे मध्य महाद्वीप से जमा हुए थे। यहाँ जमा हुए ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र के योद्धा मध्य महाद्वीप की मानव जाति के ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र के योद्धाओं के केवल एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे, सभी का नहीं। कई अन्य योद्धा लंबी दूरी, युमेश शाही शहर के लिए स्थानिक मार्ग के प्रवेश द्वार की दूरी या बस आने की इच्छा न होने के कारण मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में शामिल नहीं हुए। मध्य महाद्वीप का क्षेत्र विशाल और असीम है और इसके भीतर योद्धाओं की संख्या अनगिनत है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र के योद्धाओं की संख्या भी बहुत विशाल है। विराट मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के स्थल के चारों ओर घूमा और फिर वापस लौट आया। वह केवल जानकारी जुटाने आया था। चूंकि प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर कल शुरू होनी थी, इसलिए उसे वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दिव्य पवन महल के पड़ाव पर लौटने पर विराट को अप्रत्याशित रूप से वैदेही फिर से मिल गई। शार्दुल, जो वैदेही की वापसी से उतना ही हैरान था, रंगे हाथों पकड़ा गया। मूर्ख बाघ, मैंने आखिर तुम्हें पकड़ ही लिया। अब देखते हैं तुम इस बार कहां भागते हो। वैदेही ने दांत पीसते हुए शार्दुल को घूरा। अरे ओ दुष्ट औरत, अपनी हद पार मत कर। मैं टाइगर लॉर्ड तेरे स्तर तक गिरने को तैयार नहीं हूं। यह मत सोच कि मैं तुझसे डरता हूं। शार्दुल ने अपना बड़ा मासूम सा दिखने वाला सिर टेढ़ा किया, वैदेही को घूरा और दबी हुई आवाज में कहा। चूंकि बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो वह टाइगर लॉर्ड पीछे हटना कैसे जारी रख सकता था। अगर वह आज पीछे हट गया तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। मूर्ख बाघ, आज मैं तुझे दिखाती हूं कि मैं क्या कर सकती हूं। वैदेही ने शार्दुल को घूरा और ठंडे स्वर में उपहास किया। अब वह आत्मविश्वास से लबरेज थी। दिव्य पवन महल के अड्डे पर इतने लंबे समय तक नागदंत चावल खाने के बाद उसकी ताकत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई थी। इसके अलावा अब उसके पास चंपा द्वारा दिए गए 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले जादुई हथियार का एक सेट भी था। अपने वर्तमान साजो सामान और ताकत के साथ उसे पूरा भरोसा था कि वह पृथ्वी योद्धा सूची में 5वें स्थान पर मौजूद कुंवर ललित से भी मुकाबला कर सकती है। जैसे ही उसने बोला, वैदेही ने अपनी हथेली खोली और 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार निकाली जो चंपा ने उसे दी थी। हालांकि उसने हाल ही में यह जादुई हथियार प्राप्त किया था और अभी तक इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया था, लेकिन उसने थोड़ा बहुत शोधन कर लिया था। आज वह इस मूर्ख बाघ का उपयोग इस 9वीं रैंक की लंबी तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए कर सकती थी। यह देखकर विराट के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। वैदेही, तुम्हें यह 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार कहां से मिली। विराट ने वैदेही की ओर देखते हुए पूछा। यह 9वीं रैंक की बेहतरीन गुणवत्ता वाली लंबी तलवार स्पष्ट रूप से उन 9वीं रैंक की बेहतरीन गुणवत्ता वाली लंबी तलवारों में से एक के बहुत समान थी जो उसने चंपा को दी थी। उसे थोड़ा संदेह हुआ, वैदेही के पास ऐसा ही 9वीं रैंक का बेहतरीन गुणवत्ता वाला जादुई हथियार संयोग से कैसे हो सकता है। चंपा ने मुझे दिया, क्या कोई दिक्कत है। वैदेही ने सामान्य रूप से कहा। यह सुनकर विराट का माथा झुंझलाहट से सिकुड़ गया। यह छोटी लड़की चंपा, क्या वह 9वीं रैंक के बेहतरीन गुणवत्ता वाले जादुई हथियारों को बहुत हल्के में ले रही थी। एक 9वीं रैंक का बेहतरीन गुणवत्ता वाला जादुई हथियार कम से कम कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था और इस छोटी लड़की ने इसे इतनी आसानी से दे दिया। लेकिन बस इतना ही नहीं था। वैदेही ने फिर शान से कहा, चंपा ने मुझे न केवल यह 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार दी, बल्कि एक 9वीं रैंक का उच्च गुणवत्ता वाला रक्षात्मक चोगा भी दिया। देखो। इसके साथ ही वैदेही का मन झिलमिलाया और शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरता हुआ एक रक्षात्मक चोगा उसके शरीर पर दिखाई दिया। स्पष्ट रूप से उसने इस 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक चोगे को भी थोड़ा परिष्कृत कर लिया था। यह देखकर विराट का चेहरा फिर से सख्त हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उस पर हजारों प्रहार किए गए हों। उसके मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे उसे चाकू घोंपा जा रहा हो, जिससे खून टपक रहा हो। एक 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार, साथ में एक 9वीं रैंक का उच्च गुणवत्ता वाला रक्षात्मक चोगा, इन दो खजानों की कीमत कम से कम 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर थी और उस छोटी लड़की ने उन्हें इतनी आसानी से दे दिया था। इस समय विराट बेहद हताश था। पास ही खड़े हेमंत ने भी यह देखकर अत्यंत आश्चर्य का भाव प्रदर्शित किया। हे भगवान, क्या दिव्य पवन महल का वह युवा स्वामी वास्तव में इतना उदार था। उसने बस 2 शीर्ष श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई खजाने इतनी आसानी से दे दिए। आपको पता होना चाहिए, दांव संघ के भीतर भी ऐसे कई आरोहण लोग के एल्डर नहीं हैं जिनके पास शीर्ष श्रेणी के 9वीं रैंक के जादुई खजाने हों। इस स्तर के जादुई खजाने अत्यंत दुर्लभ हैं और उन्हें बनाना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। पूरे दांव संघ में 10 से भी कम हथियार शोधक हैं जो शीर्ष श्रेणी के 9वीं रैंक या उससे उच्च जादुई खजाने बनाने में सक्षम हैं। इसके अलावा 9वीं रैंक या उससे उच्च जादुई हथियारों को बनाने की सफलता दर बहुत अधिक नहीं है। यहाँ तक कि उन कुछ कारीगरों के लिए भी जो 9वीं रैंक या उससे उच्च जादुई हथियार बनाने में सक्षम है, एक बनाने में काफी समय लगता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए शक्ति सिंधु महाद्वीप में हर 9वीं रैंक या उससे उच्च जादुई हथियार अत्यंत कीमती है। हालांकि 9वीं रैंक या उससे उच्च जादुई हथियार की कीमत नाम मात्र के लिए 10 अरब से 50 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थरों के बीच है, लेकिन वास्तव में अक्सर यह ऊंची कीमत लेकिन कोई बाजार नहीं वाला मामला होता है। बहुत कम लोग इस स्तर का जादुई हथियार बेचेंगे। यहाँ तक कि दांव संघ का सबसे बड़ा व्यापारी संघ रत्न भंडार कंपनी आमतौर पर इस स्तर के जादुई हथियारों को नीलामी के माध्यम से बेचता है।
यदि निजी तौर पर बेचा जाता है तो रत्न भंडार कंपनी अक्सर जादुई हथियार के वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक कीमत मांगती है। इसलिए नौवीं रैंक या उससे उच्च जादुई हथियार की लेन देन की कीमत अक्सर उसके आंतरिक मूल्य से बहुत अधिक होती है। हेमंत काफी समय से दांव संघ के साथ था, लेकिन कुछ साल पहले ही वह बमुश्किल इतना पैसा इकट्ठा कर पाया था कि एक मध्यम श्रेणी का नौवीं रैंक का जादुई हथियार खरीद सके। और तो और उस एक मध्यम श्रेणी के नौवीं रैंक के जादुई हथियार ने उसकी सारी बचत लगभग खत्म कर दी थी। अगर एक मध्यम श्रेणी का नौवीं रैंक का जादुई हथियार प्राप्त करना इतना कठिन था तो कल्पना करें कि एक उच्च श्रेणी का नौवीं रैंक का हथियार प्राप्त करना कितना कठिन था। लेकिन अब वैदेही केवल कुछ दिनों के लिए दिव्य पवन महल के निवास में रही थी और उसने पहले ही 2 उच्च श्रेणी के नौवीं रैंक के जादुई हथियार प्राप्त कर लिए थे। इससे हेमंत को बेहद ईर्ष्या हुई। वैदेही, चूंकि तुम और युवा स्वामिनी इतने अच्छे दोस्त हो, क्या तुम मेरा परिचय उनसे करा सकती हो? हेमंत ने बेशर्मी से वैदेही से पूछा। यह सुनकर विराट का चेहरा और भी काला हो गया। लानत है, यह बिना दिमाग वाली लड़की वैदेही हद कर रही है। यह काफी नहीं है कि उसने खुद चंपा को ठगा, वह दांव संघ के बाकी लोगों को भी इसमें घसीटना चाहती है। यह अपमानजनक है। हेमंत भैया, आप इस बारे में भूल ही जाइए, चंपा आपकी तरफ देखेगी भी नहीं। वैदेही ने हाथ हिलाया, बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। वह मजाक कर रही थी। अगर उसने हेमंत को भी चंपा को ठगने की कोशिश करने दी तो विराट शायद उसे बिना दोबारा सोचे दिव्य पवन महल के निवास से बाहर निकाल फेंकता। हालांकि वैदेही कुछ हद तक आवेगी थी, लेकिन वह वास्तव में बेवकूफ नहीं थी। वह ऐसी बुनियादी बात से अनजान नहीं हो सकती थी। विराट ने वैदेही को देखा, फिर हेमंत को, और बिना एक शब्द कहे चला गया। उसका चेहरा गुस्से से काला था। वैदेही दिखावा करने में इतनी व्यस्त थी कि वह शार्दुल के साथ हिसाब बराबर करना भूल गई। विराट के जाने के काफी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। अरे, मैं इस नौवीं रैंक की उच्च स्तरीय लंबी तलवार के साथ क्या करने की योजना बना रही थी। लानत है, वह मूर्ख बाघ फिर से बच निकला। वैदेही ने पैर पटका। वह कुछ नाराज थी। जैसे ही वह बोली, वैदेही ने अचानक अपनी निगाहें अपने बगल में खड़े हेमंत पर टिका दी। यह नौवीं रैंक की बेहतरीन स्तरीय लंबी तलवार पहले ही बाहर निकाली जा चुकी है। इसकी शक्ति का परीक्षण न करना मुझे बेचैन कर रहा है। क्योंकि वह मूर्ख बाघ भाग गया है तो क्यों न हेमंत भैया को ही परीक्षण का विषय बनाया जाए। उसकी इस शैतानी निगाह से हेमंत की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वैदेही, तुम क्या करना चाहती हो? हेमंत ने वैदेही से पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हेमंत भैया, कैसा रहे अगर हम एक दोस्ताना मुकाबला करें? वैदेही ने हेमंत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं वैदेही, तुम बहुत ताकतवर हो, मैं अपनी हार मानता हूं। हेमंत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। वह मजाक कर रही थी। अगर उसने वैदेही के साथ मुकाबला किया तो वह निश्चित रूप से पीट पीट कर उसका भरता बना देगी। यहां तक कि वर्मा परिवार के 8वें स्थान के प्रतिभाशाली लोकेंद्र को भी वैदेही ने हरा दिया था। तो उसकी क्या बिसात, जो 9वें स्थान का योद्धा था। यह साफ तौर पर अपनी शामत बुलाना था और वह इतना बेवकूफ नहीं था कि ऐसा करे। हेमंत भैया, आप मेरे साथ मुकाबला क्यों नहीं करते? ऐसा करते हैं, आप मेरे साथ मुकाबला करें और मैं आपको आजमाने के लिए 1 या 2 महाब्रह्म ज्ञान गोली दूंगी, कैसा रहेगा? वैदेही ने कहा। वह अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आज उसके हाथ लड़ने के लिए खुजली कर रहे थे। यह महाब्रह्म ज्ञान गोली क्या है? हेमंत ने हैरान होकर पूछा। यह इस तरह की गोली है। वैदेही ने तुरंत एक महाब्रह्म ज्ञान गोली निकाली और हेमंत की ओर उछाल दी। हेमंत भैया, पहले इसे आजमा सकते हैं। हेमंत ने गोली पकड़ी और उसकी जांच की। जब उसने उससे निकल रही प्राचीन और विशाल आभा को महसूस किया तो वह चौंक गया। इसकी प्रभावकारिता चाहे जो भी हो, इसका दिखना ही अपने आप में असाधारण था। वैदेही, तुमने कहा कि तुम मुझे यह गोली दोगी? हेमंत ने वैदेही की ओर ऊपर देखा, अनिश्चितता से पूछा। यह गोली अपनी दिखावट से स्पष्ट रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह तथ्य कि वैदेही उसे सीधे देने को तैयार थी, उसके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था। वैदेही को एक कंगाल और बेहद कंजूस व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। वह हमेशा चीजों की मांग करने वाली होती थी, कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं देती थी। ओह हेमंत भैया, आप कितने ढुलमुल हैं। चूंकि मैंने कहा कि मैं आपको दूंगी तो मैं आपको दूंगी। जब तक आप आज मेरे साथ मुकाबला करते हैं, यह गोली तो बस एक बोनस है। बाद में आपके लिए और भी बेहतर चीजें होंगी। वैदेही ने हाथ हिलाया और कहा। वह अब काफी अमीर थी। चंपा ने उसे इन महाब्रह्म ज्ञान गोलियों की पूरी एक बोतल दी थी। इस पूरी बोतल में कम से कम 1000 गोलियां थीं। हेमंत को 1 या 2 देना कोई बड़ी बात नहीं थी। यह सुनकर हेमंत ने और संकोच नहीं किया और एक ही झटके में गोली निकल ली। जैसे ही महाब्रह्म ज्ञान गोली उसके पेट में गई, हेमंत को तुरंत भीतर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा निकलती महसूस हुई। इसके अलावा इस ऊर्जा में एक अत्यंत रहस्यमय आभा थी जो सूक्ष्म रूप से उसकी साधना बाधा को चुनौती दे रही थी। हेमंत चौंक गया और उसने अपनी सीमाओं को तोड़ने की इच्छा को जल्दी से दबा दिया। मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता बस आने ही वाली थी। अगर वह अभी आरोहण लोक में प्रवेश कर गया तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। काफी देर बाद हेमंत ने अपनी आंखें खोली और वैदेही को पूरी तरह से सदमे में देखा। पूछा, वैदेही, तुम्हें यह गोली कहां से मिली? इस गोली के प्रभाव वास्तव में चमत्कारी थे। हेमंत को यकीन था कि दांव संघ के भीतर 9वीं रैंक से नीचे की कोई भी गोली इस महाब्रह्म ज्ञान गोली की तुलना नहीं कर सकती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वैदेही की ताकत कुछ ही वर्षों में इतनी तेजी से बढ़ गई थी। पता चला कि उसके पास यह चमत्कारी गोली उसका समर्थन कर रही थी। यदि उसके पास भी ऐसी चमत्कारी गोली होती तो हेमंत को भरोसा था कि उसकी ताकत पृथ्वी योद्धा सूची के शीर्ष 5 में तेजी से जगह बना सकती थी। उसकी चिंता मत करो, बस यह बताओ कि तुम इच्छुक हो या नहीं। वैदेही ने हेमंत को घूरते हुए पूछा। हेमंत कुछ पल के लिए हिचकिचाया, फिर उसने अपने दांत भींच लिए। इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गोलियों के लिए वह यह करने को तैयार था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैदेही से थोड़ी पिटाई ही तो मिलेगी। ठीक है, क्योंकि छोटी बहन इतनी उत्साहित है तो बड़ा भाई उसके साथ मुकाबला करेगा, हेमंत ने कहा। अब हुई ना बात, हेमंत भैया, चलिए प्रशिक्षण मैदान की ओर, वैदेही ने संतोष के साथ कहा। इसके बाद दोनों दिव्य पवन महल के प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़े। प्रशिक्षण मैदान में पहुंचने पर वे अखाड़े पर गए और दिव्य पवन महल के एक एल्डर से अखाड़े की सुरक्षात्मक व्यूह रचना को सक्रिय करने में मदद ली। प्रशिक्षण मैदान के अंदर दिव्य पवन महल के कई शिष्य साधना कर रहे थे। उत्साह देखकर वे तुरंत चारों ओर जमा हो गए। अरे, क्या वह हेमंत नहीं है, दांव संघ के शीर्ष 10 दांव पुत्रों में से एक? वह यहाँ हमारे दिव्य पवन महल के अड्डे पर क्या कर रहा है? यह अजीब है। वैदेही और हेमंत दांव संघ के अड्डे पर क्यों नहीं है? वे यहाँ हमारे दिव्य पवन महल के अड्डे पर मुकाबला क्यों कर रहे हैं? अरे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब तक देखने के लिए अच्छा तमाशा है। यह हेमंत दांव पुत्र काफी सुंदर दिखता है। वह वास्तव में कुछ हद तक सुंदर है, लेकिन दुर्भाग्य से वह थोड़ा बहुत चॉकलेटी बॉय जैसा है। उसमें विराट जैसी मर्दाना कशिश नहीं है। शक्ल सूरत के मामले में भी वह युवा स्वामी विराट की तुलना में कुछ भी नहीं लगता। सही कहा, युवा स्वामी विराट जैसा आदमी सुंदर और मर्दाना मेरी पसंद है। हाँ, दिन में सपने देखना बंद करो। विराट युवा स्वामिनी का दांव साथी है। ऐसे मुंगेरी लाल के सपने देखना तुम्हारी औकात नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि यह सच हो। युवा स्वामी विराट के पास महिला के रूप में सिर्फ युवा स्वामिनी ही नहीं है। मैंने युवा स्वामी विराट के पास वाली बड़ी सफेद बिल्ली से सुना है कि उसके बॉस को खूबसूरत महिलाएं सबसे ज्यादा पसंद है। शायद मेरे पास अभी भी मौका है। मैं मुख्य पत्नी बनने की उम्मीद करने की हिम्मत तो नहीं करूंगी, लेकिन युवा स्वामी विराट की उपपत्नी बनना निश्चित रूप से संभव है। आखिर वह काफी अच्छी दिखती है। अखाड़े के चारों ओर दिव्य पवन महल के शिष्यों की बातें सुनकर हेमंत का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। लानत है, क्या मैं सचमुच इतना बुरा हूं? यहाँ तक कि दांव संघ में भी उसे हजारों लोग पसंद करते थे। अनगिनत युवा लड़कियों का वह सपनों का राजकुमार था, लेकिन इस दिव्य पवन महल में थोड़ा सुंदर होने के अलावा वह हर दूसरे मामले में बेकार लगता था। हेमंत भैया, क्या आप तैयार हैं?
वैदेही ने हेमंत को सोचने का ज्यादा समय नहीं दिया। उसने अपना हाथ खोला, 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार निकाली और हेमंत को घूरते हुए पूछा। हेमंत ने वैदेही के हाथ में 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार को देखा, जो एक अत्यंत भयानक आभा उत्सर्जित कर रही थी, और उसे थोड़ा डर लगने लगा। वैदेही, मुकाबला तो ठीक है, लेकिन क्या तुम शायद कोई दूसरा हथियार इस्तेमाल कर सकती हो? हेमंत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसके होंठ फड़क रहे थे। दूसरे हथियार की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगी, वैदेही ने कहा। चिंता मत करो हेमंत भैया, मेरे पास यहाँ कुछ अविश्वसनीय रूप से प्रभावी उपचार गोलियां हैं। अगर मैंने तुम्हें अपंग कर दिया तो मैं गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। हेमंत के साथ उसका मुकाबला मुख्य रूप से उसकी 9वीं रैंक की उच्च स्तरीय लंबी तलवार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए था। किसी अन्य जादुई हथियार का उपयोग करके उसके साथ मुकाबला करने का क्या मतलब होगा? बिना किसी और बात के, इस डर से कि कहीं वह अपना मन न बदल ले, वैदेही ने अपनी तलवार सीधे उस पर चला दी। वैदेही के हाथ में मौजूद 9वीं रैंक की उच्च स्तरीय लंबी तलवार से एक तेज अतुलनीय रूप से भयंकर तलवार की रोशनी निकली, जो हेमंत की ओर झपटी। यह देखकर हेमंत का दिल दहल गया। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और वैदेही के हमले का सामना करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, अखाड़े में एक हिंसक टक्कर की गूंज सुनाई दी। बस एक पल के बाद हेमंत खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर ऐंठन ले रहा था। वैदेही ने संतोष के साथ अपने हाथ में 9वीं रैंक की श्रेष्ठ स्तरीय लंबी तलवार पर नजर डाली और चिल्लाई, एक बेहतरीन तलवार, एक बेहतरीन तलवार। वास्तव में 9वीं रैंक का श्रेष्ठ स्तरीय जादुई हथियार होने के योग्य इसकी शक्ति असाधारण है। यह तब था जब उसने इस 9वीं रैंक के श्रेष्ठ स्तरीय जादुई हथियार को केवल हल्का सा परिष्कृत किया था। उसने अभी तक इसे पूरी तरह से परिष्कृत भी नहीं किया था, और इसमें पहले से ही इतनी अपार शक्ति थी। यदि वह इस 9वीं रैंक की श्रेष्ठ स्तरीय लंबी तलवार को पूरी तरह से परिष्कृत करती तो कोई केवल कल्पना ही कर सकता था कि यह कितनी भयानक शक्ति दिखाएगी। वैदेही, तुमने कहा था कि तुम जिम्मेदारी लोगी, मेरे इलाज की जिम्मेदारी लोगी। हेमंत जमीन पर पड़ा था, अपना खून से सना हाथ बढ़ाते हुए वैदेही से बात करने के लिए संघर्ष कर रहा था। वैदेही बहुत ही ज्यादा निर्दयी रही थी। इस औरत की नरमी बरतने वाली बातें बिल्कुल बकवास थीं। उसने उसे लगभग मार ही डाला था। हालांकि हेमंत भी बेहद हैरान था। वैदेही की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी थी। 1.5 महीने पहले लोकेंद्र के साथ उसकी लड़ाई की तुलना में उसकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई थी। प्रगति की ऐसी भयानक दर बस अविश्वसनीय थी। वैदेही की उसे इतनी आसानी से हराने की क्षमता पूरी तरह से उसकी 9वीं रैंक की उच्च रैंकिंग लंबी तलवार के जादुई हथियार के कारण नहीं थी, जबकि एक 9वीं रैंक की उच्च रैंकिंग लंबी तलवार की शक्ति निश्चित रूप से काफी थी। वैदेही ने उनमें से कई को परिष्कृत नहीं किया था, और वह जो शक्ति उजागर कर सकती थी वह उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले 9वीं रैंक के मध्यम रैंकिंग जादुई हथियार से केवल थोड़ी ही अधिक थी। वैदेही द्वारा उसे हराने का मुख्य कारण उसकी अपनी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ताकत थी। चिंता मत करो हेमंत भैया, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, तो मैं स्वाभाविक रूप से अपनी बात रखूंगी, वैदेही ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही वह बोली, वैदेही ने अपनी हथेली खोली, एक नवजीवन संजीवनी गोली निकाली, इसे अपनी उंगली से झटका दिया और वह उड़कर हेमंत के मुंह में चली गई। यह नवजीवन संजीवनी गोली बेशक कुछ ऐसी थी जिसे उसने चंपा से ठग लिया था। वर्तमान में उसके पास कम से कम 1000 नवजीवन संजीवनी गोलियां हैं, और वे सभी उच्च श्रेणी की हैं। हेमंत द्वारा एक का सेवन करने के बाद उसकी अविश्वसनीय रूप से गंभीर चोटें एक दृश्य गति से तेजी से भरने लगीं। बस कुछ ही सांसों में उसकी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और वह फिर से जीवंत और ऊर्जावान हो गया। हेमंत इस नजारे को देखकर पूरी तरह से चकित था। वैदेही को इतनी सारी चमत्कारी गोलियां कहां से मिली? महाब्रह्म ज्ञान गोली के प्रभाव पहले से ही काफी आश्चर्यजनक थे, लेकिन उसने जो उपचार गोलियां पेश की वे भी समान रूप से चमत्कारिक रूप से प्रभावी थीं। हेमंत को यकीन था कि दांव संघ के भीतर समान श्रेणी की कोई अन्य उपचार गोली वैदेही द्वारा उत्पादित उपचार गोलियों की तुलना नहीं कर सकती थी। यहां तक कि दांव संघ के भीतर सबसे प्रभावी उपचार गोलियों को भी उसकी गंभीर चोटों का इलाज करने में कम से कम 1 दिन लगेगा। इसके अलावा वे गोलियां अत्यंत कीमती और अविश्वसनीय रूप से महंगी हैं, जिनमें से प्रत्येक की कीमत एक भाग्य के बराबर है। लेकिन गोलियां निकालते समय वैदेही के बेपरवाह रवैये को देखते हुए यह स्पष्ट था कि उसके पास इन उपचार गोलियों की काफी मात्रा थी। यह आमतौर पर अविश्वसनीय रूप से कंजूस छोटी बहन वैदेही इतने लंबे समय तक दिव्य पवन महल के निवास में रहने के बाद एक अमीर और शक्तिशाली रईस में बदल गई थी। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। ऐसा लगता था कि दिव्य पवन महल का निवास वास्तव में एक खजाने का भंडार था। शायद इस बार छोटी बहन वैदेही का अनुसरण करना सही निर्णय था। दिव्य पवन महल निवास, मुख्य प्रांगण, चंपा के कमरे में। चंपा, मुझे सच सच बताओ, 9वीं रैंक की उच्च गुणवत्ता वाली लंबी तलवार, 9वीं रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले रक्षात्मक चोगे और 1000 महाब्रह्म ज्ञान गोलियों के अलावा तुमने वैदेही को और कितना कुछ दिया? विराट ने पूछा। उसका चेहरा काला था। वह अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ी लड़की को देख रहा था। विराट की बातें सुनकर चंपा ने अपना सिर नीचे कर लिया, सावधानी से उसकी ओर देखा और कुछ अपराध बोध के साथ कहा, वहां 1000 उच्च श्रेणी की नवजीवन संजीवनी गोलियां, 100 प्लायन ताबीज और गोपन ताबीज, अदृश्य ताबीज और शक्तिवर्धक ताबीज भी हैं। उसने वैदेही को दी गई हर चीज का बारीकी से विवरण दिया। विराट जितना सुनता गया उसका चेहरा उतना ही काला होता गया। अंत में उसने अपनी छाती पकड़ ली, जबरदस्ती खून की उल्टी करने की इच्छा को दबाया। चंपा के हिसाब के अनुसार उसने वैदेही को जो चीजें दी उनकी कीमत कम से कम कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर थी। कई 100 अरब 8वीं रैंक के आध्यात्मिक पत्थर इस छोटी लड़की ने उन्हें बस ऐसे ही दे दिया। विराट को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में तलवार से जोर से वार किया गया हो, जिससे लगातार खून टपक रहा हो। विराट इस छोटी लड़की को अच्छी तरह से डांटना चाहता था। पैसे ऐसे बर्बाद नहीं किए जाते, लेकिन चंपा की दयनीय सूरत देखकर उसने वे शब्द निगल लिए जो उसकी जीभ की नोक पर थे। चंपा उसके दिल में एक अद्वितीय स्थान रखती थी और वह वास्तव में उसे डांटने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकता था। चंपा, मैंने तुम्हें जो चीजें दी हैं वे आत्मरक्षा के लिए हैं। तुम उन्हें इतनी आसानी से नहीं दे सकती। अगर उन्हें देने के बाद तुम मुसीबत में पड़ गई तो क्या होगा? विराट ने गहरी सांस ली, खुद को शांत किया और गंभीरता से बोला, युवा स्वामी, मैंने सब कुछ नहीं दिया, मैंने अपने लिए आधा रख लिया। चंपा ने विराट की ओर देखा और धीरे से कहा। यह सुनकर विराट को एक और गहरी सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। चंपा, मैंने तुम्हें जो चीजें दी हैं वे बहुत कीमती हैं। तुम उन्हें मुफ्त में नहीं दे सकती। अगर दूसरे लोग उन्हें चाहते हैं तो तुम उन्हें कुछ बेच सकती हो, यह ठीक है, लेकिन मुख्य बात यह है तुम उन्हें मुफ्त में नहीं दे सकती, समझी? विराट ने धैर्यपूर्वक कहा। लेकिन वैदेही दीदी कोई बाहरी नहीं है। अगर बाहरी लोग इसे चाहते तो उन्हें स्वाभाविक रूप से भुगतान करना पड़ता, लेकिन वैदेही दीदी हमारी अपनी है। चंपा ने फिर से धीरे से कहा। रत्न भंडार कंपनी की दावत में क्या वैदेही दीदी ने पहले ही नहीं कहा था कि वह और युवा स्वामी अच्छे दोस्त हैं? इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि वह अब से युवा स्वामी की रक्षा करेंगी और जो कोई भी युवा स्वामी के लिए मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करेगा वह उनके खिलाफ जा रहा होगा। चंपा की बातें सुनकर विराट अवाक रह गया। वह वास्तव में नहीं जानता था कि बातचीत कैसे शुरू करे। वैदेही वास्तव में बहुत वफादार थी और विराट इससे इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वैदेही के साथ उसका रिश्ता इतना आसान नहीं था। वफादारी वफादारी है और व्यापार व्यापार है। इन दोनों चीजों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे वैदेही पर उसका कई जन्मों का कर्ज था। जब उसके साथ व्यापार पर बातचीत करने की बात आई तो कीमत आसमान छू रही थी। लेकिन ये चीजें बहुत जटिल हैं और सीधी सादी चंपा के साथ इन रिश्तों को सुलझाना आसान काम नहीं है। इसके अलावा अगर वह चंपा को इस बारे में सीधे तौर पर बताता तो क्या यह चंपा की नजरों में उसके बुद्धिमान और शक्तिशाली होने की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? विराट ने काफी देर तक सोचा और आखिरकार मामले को छोड़ दिया। चंपा, चलो इस बार भूल जाते हैं, लेकिन भविष्य में मैं तुम्हें जो चीजें दूं तुम उन्हें बस ऐसे ही नहीं दे सकती, समझी?
विराट ने चंपा को घूरा और उसे बार बार याद दिलाया। हाँ हाँ, मैं समझ गई। चंपा ने मुर्गी की तरह सिर हिलाया। यह देखकर कि चंपा आसानी से मान गई, विराट को राहत मिली। फिर उसने बड़ी संख्या में खजाने निकाले और चंपा को पूरक के रूप में दिए, क्योंकि उसने इतनी सारी चीजें दे दी थीं। वह चंपा की सुरक्षा को बहुत महत्व देता था। वह चाहेगा कि चंपा के पास खतरे का सामना करने पर जीवन रक्षक खजाने न होने के बजाय अधिक हों। पलक झपकते ही एक दिन बीत गया। आज से मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता का पहला भाग आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। दिव्य पवन महल की स्वामिनी महारानी रेणुका के नेतृत्व में दिव्य पवन महल के एल्डर्स और शिष्य विराट जैसे तलवार संप्रदाय के योद्धाओं के साथ मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के स्थल की ओर बढ़े। हालांकि दिव्य पवन महल के इन शिष्यों को प्रतियोगिता के पहले भाग में भाग लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उनमें से अधिकांश अभी भी उत्साह देखने गए थे। वे एक सामान्य मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पहले भाग के बारे में इतने उत्साहित नहीं होते, लेकिन इस बार विराट भाग ले रहा था, जिससे वे बेहद रुचि ले रहे थे। हालांकि विराट चंपा का दांव साथी था, लेकिन शार्दूल के प्रभाव के कारण दिव्य पवन महल में लगभग हर कोई विराट के खूबसूरत महिलाओं के प्रति शौक के बारे में जानता था। बेशक केवल एक जिसे अंधेरे में रखा गया था वह स्वयं विराट था। विराट ने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसकी शानदार प्रतिष्ठा शार्दूल द्वारा बर्बाद कर दी जाएगी, जिसे वह सबसे आज्ञाकारी और सीधा मानता था। इसलिए दिव्य पवन महल के कई शिष्यों ने विराट की चापलूसी करने का सपना देखा, ताकि वे विलासिता का जीवन जी सकें। वे स्वाभाविक रूप से विराट से संबंधित हर चीज में बहुत रुचि रखते थे। यहां तक कि जिन शिष्यों के मन में ऐसे विचार नहीं थे, वे भी मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में विराट के कौशल को देखने के लिए उत्सुक थे। आखिरकार दिव्य पवन महल के सभी एल्डर्स द्वारा विराट की युद्ध कला प्रतिभा की बहुत प्रशंसा की गई थी। सभी ने कहा कि विराट की युद्ध कला प्रतिभा बेजोड़ थी, यहां तक कि उनकी सबसे प्रतिभाशाली युवा स्वामिनी चंपा से भी अधिक। दिव्य पवन महल के एल्डर्स को विराट की इतनी प्रशंसा करते हुए सुनकर कई शिष्यों को स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या महसूस हुई। उन सभी का मानना था कि ये पूर्वज विराट की इतनी प्रशंसा सिर्फ इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे उसके एहसानमंद थे और विराट के नागदंत चावल का मुफ्त भोजन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए वे बेशर्मी से उसे खुश करने की कोशिश कर रहे थे। दिव्य पवन महल के सभी शिष्यों ने विराट की ताकत नहीं देखी थी। उन 100 शिष्यों को छोड़कर जो सूर्य संप्रदाय के खंडहर प्रशिक्षण के दौरान चंपा के साथ थे, अधिकांश ने उसे कभी भी एक्शन में नहीं देखा था। इसलिए दिव्य पवन महल के कई शिष्य खुद देखना चाहते थे कि दिव्य पवन महल के एल्डर्स द्वारा इतना सराहा गया विराट वास्तव में किस तरह का युद्ध कला प्रतिभागी था। तो इस दिन दिव्य पवन महल के लगभग सभी शिष्य उर्मिला जैसे कुछ को छोड़कर जो मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता स्थल पर नहीं गए थे, लामबंद हो गए। हजारों दिव्य पवन महल के शिष्य एक भव्य जुलूस में मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता स्थल की ओर उड़े, वास्तव में एक शानदार दृश्य बना रहे थे। विशेष रूप से दिव्य पवन महल के इन हजारों शिष्यों में से सभी के पास महान क्षेत्र के शिखर से ऊपर का साधना स्तर था। इसके अलावा महान क्षेत्र के शिखर पर इन शिष्यों में से 2/3 अर्ध आरोहण लोक में थे और केवल 1/3 महान क्षेत्र के शिखर पर थे। इतने सारे शिखर स्तरीय महान क्षेत्र और अर्ध आरोहण लोक के योद्धाओं को युमेश शाही शहर के आसमान में भव्य रूप से उड़ते देखना वास्तव में विस्मयकारी था। युद्ध संरचना बनाने वाले इतने सारे शिखर स्तरीय महान क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा छोड़ी गई भयानक शक्ति शायद दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी। समूह उस विशाल प्लाजा के लिए एक भव्य जुलूस में उड़ा जहां मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही थी। शानदार गोलाकार इमारत की ओर बढ़ते हुए हजारों फीट ऊंची यह गोलाकार इमारत 10,000 मील के दायरे में फैले एक विशाल अखाड़े को घेरे हुए थी। 10,000 फीट ऊंची गोलाकार इमारत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में प्रत्येक में हजारों मंजिलें थीं। प्रत्येक मंजिल खचाखच भरी दर्शक सीटों से भरी थी। केवल गोलाकार इमारत का उत्तरी भाग, जो 10,000 फीट ऊंचा भी था, केवल 3 मंजिला था। इस समय गोलाकार इमारत के पूर्व, दक्षिण और पश्चिम किनारे पहले से ही अनगिनत लोगों से भरे हुए थे। गोलाकार इमारत के उत्तरी हिस्से में कई योद्धा पहले से ही 3 मंजिला मंडप में बैठे थे। उत्तर की ओर यह 3 मंजिला मंडप दांव संघ, 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के योद्धाओं के लिए विशेष देखने का क्षेत्र था। पहली मंजिल इन शक्तिशाली ताकतों के सामान्य शिष्यों के लिए लड़ाइयों को देखने के लिए थी। बीच की मंजिल सामान्य आरोहण लोक के एल्डर्स और इन ताकतों के महत्वपूर्ण शिष्यों जैसे कि विभिन्न संप्रदायों के युवा स्वामी और युद्ध कला प्रतिभागियों के लिए थी। सबसे ऊंची मंजिल दांव संघ के नेताओं, 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के लिए आरक्षित थी, या आरोहण लोक के शिखर या उससे ऊपर के एल्डर्स के लिए। चारों इमारतों में से उत्तरी मंडप सबसे आलीशान था और 3 मंजिलों में से सबसे ऊंची मंजिल सबसे असाधारण थी। पूरा 3 मंजिला मंडप जो 10,000 फीट ऊंचा था, नक्काशीदार रेलिंग और जेड की सीढ़ियों से सजाया गया था, सोने और जेड में चमक रहा था। सबसे ऊंची मंजिल विशेष रूप से बादलों में उड़ते हुए घूमती धुंध के बीच एक आकाशीय महल जैसी लग रही थी। चूंकि उत्तर की ओर की इमारत विशाल थी, हालांकि इसमें केवल 3 मंजिलें थीं, लेकिन यह विभिन्न गुटों के कई शिष्यों को युद्ध देखने के लिए समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। इस समय कई योद्धा पहले ही इमारत की पहली और दूसरी मंजिल में प्रवेश कर चुके थे। यहां तक कि तीसरी मंजिल पर भी कई योद्धा पहले से ही बैठे थे। इमारत की पहली मंजिल बड़ी संख्या में सीटों के अलावा कोई अन्य सुविधाएं प्रदान नहीं करती थी। दूसरी मंजिल पर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सीट और उनके सामने एक मेज थी। तीसरी मंजिल पर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक सीट और एक मेज होने के अलावा अर्ध आरोहण लोक तक पहुंचने वाले साधना स्तर वाली 2 खूबसूरत दासियां प्रत्येक मेज के दोनों ओर सेवा करती थीं। प्रत्येक मेज पर बढ़िया शराब, व्यंजन और दुर्लभ फल लदे थे। तीसरी मंजिल के मंडप की केंद्रीय सीट पर एक कठोर चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो कोई और नहीं बल्कि एल्डर फनीश्वर था, जो दांव संघ की बुजुर्ग परिषद का एल्डर था। एल्डर फनीश्वर के बाईं और दाईं ओर सीटों की 2 कतारें थीं। उनके दाईं ओर बैठने वाला पहला योद्धा एक दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति था। उसकी साधना आभा को देखते हुए दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से अर्ध दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। एल्डर फनीश्वर के बाईं ओर लंबी 3 लटों वाली दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। यह बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एल्डर प्रहलाद था, जो जयपाल परिवार का 9वां एल्डर था। दाईं ओर दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के नीचे एक स्त्रैण दिखने वाला युवक बैठा था। इस युवक की साधना आभा को देखते हुए वह केवल आरोहण लोक के शिखर पर था, फिर भी वह सामने के इतना करीब बैठा था, यहां तक कि 5 प्रमुख संप्रदायों के कई संप्रदाय नेताओं से भी अधिक, जो अर्ध दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे। इससे पता चलता था कि इस युवक की पहचान अत्यंत असाधारण थी। युवक के विपरीत एल्डर प्रहलाद के नीचे गहनों से लदा एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जो हमेशा मुस्कुराता रहता था और जिसका शरीर भारी भरकम था। पहली नजर में यह अधेड़ उम्र का मोटा आदमी एक अमीर व्यापारी जैसा लग रहा था, लेकिन अगर कोई उससे निकलने वाली भयानक आभा को ध्यान से महसूस करता तो कोई भी उसे एक साधारण अमीर आदमी समझने की गलती नहीं करता, क्योंकि एल्डर फनीश्वर के बाद वह मौजूद दूसरा दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ था। एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के रूप में उसकी सीट वास्तव में एल्डर प्रहलाद और एक अन्य दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति से कम थी। यह दर्शाता है कि बैठने की व्यवस्था योद्धा की ताकत पर आधारित नहीं थी, बल्कि उस शक्ति पर आधारित थी जिसका वे प्रतिनिधित्व करते थे। एल्डर प्रहलाद जयपाल परिवार का प्रतिनिधित्व करते थे, जो 3 प्राचीन कुलों में से एक था, जबकि उनके सामने वाला दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति शर्मा परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, जो 3 प्राचीन कुलों में सबसे शक्तिशाली था। स्त्रैण दिखने वाला युवक ठाकुर परिवार का प्रतिनिधित्व करता था, जो 3 प्राचीन कुलों में से एक और था। स्त्रैण दिखने वाले युवक के नीचे एक हट्टा कट्टा दाढ़ी वाला आदमी बैठा था, जो अर्ध दिव्य विकास लोक में भी था।
अधेड़ उम्र के मोटे दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के नीचे नीले बागे में एक खूबसूरत महिला बैठी थी। इन दोनों कतारों के बिल्कुल अंत में एक सीट वरुण प्रांत के अधिपति लोकेश की थी, जबकि दूसरी सीट खाली थी जो स्पष्ट रूप से दिव्य पवन महल की स्वामिनी के लिए आरक्षित थी, जो अभी तक नहीं आई थी। जब दिव्य पवन महल के सदस्य गोलाकार इमारत के ऊपर दिखाई दिए तो अंदर लगभग सभी ने उनकी ओर देखा। मैंने सुना था कि पिछले 10 वर्षों में दिव्य पवन महल की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है, लेकिन मुझे पहले इस पर विश्वास नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य पवन महल वास्तव में इस स्तर तक विकसित होगा। उत्तरी इमारत की तीसरी मंजिल के मंडप में नीले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने दिव्य पवन महल की कई शक्तिशाली हस्तियों को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में पूर्ण विस्मय का भाव था और वह आश्चर्य से चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाई। यह वास्तव में आश्चर्यजनक है। केवल एक दशक से अधिक समय में वे इस हद तक विकसित हो गए हैं। दिव्य पवन महल की ताकत उस कम समय में दर्जनों गुना बढ़ गई होगी, विशेष रूप से महारानी रेणुका, जिन्होंने इतने कम समय में 2 लोगों को तोड़ दिया। आरोहण लोक के अंतिम चरण से अर्ध दिव्य विकास लोक तक उनकी आभा को देखते हुए वह शायद पहले से ही अर्ध दिव्य विकास लोक की सीमा के करीब है। गहनों से सजे अधेड़ उम्र के मोटे आदमी ने आश्चर्य में चिल्लाने से खुद को नहीं रोका। सेठ लालचंद, विकास की इस दर से दिव्य पवन महल की ताकत शायद बहुत ही कम समय में आपके रत्न भंडार संप्रदाय से आगे निकल जाएगी। नीले रंग में खूबसूरत महिला हल्का सा मुस्कुराई। गहनों से सजे अधेड़ उम्र के मोटे आदमी कोई और नहीं बल्कि सेठ लालचंद थे, जो 5 प्रमुख संप्रदायों के प्रमुख रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु थे। हे, अगर वे हमारे रत्न भंडार संप्रदाय से आगे निकलना चाहते हैं तो दिव्य पवन महल को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पहले दिव्य विकास लोक में प्रवेश करे। अधेड़ उम्र के मोटे आदमी सेठ लालचंद हंसे। हालांकि जिस बात के लिए हमें सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए वह हमारा रत्न भंडार संप्रदाय नहीं है। दिव्य पवन महल की वर्तमान ताकत के साथ आपके स्वर लहरी आश्रम को शायद इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने में मुश्किल होगी। साध्वी स्वरा, आपके स्वर लहरी आश्रम की तीसरे स्थान की स्थिति शायद खतरे में है। नीले रंग में यह खूबसूरत महिला कोई और नहीं बल्कि साध्वी स्वरा थी, जो 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक स्वर लहरी आश्रम की संप्रदाय गुरु थी। हमारा स्वर लहरी आश्रम अब दिव्य पवन महल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने पहले ही यह पद महारानी रेणुका को देने की योजना बना ली है, लेकिन शायद यह सिर्फ हमारा स्वर लहरी आश्रम नहीं है जो अपनी स्थिति खो रहा है। नीले रंग में खूबसूरत महिला हल्का मुस्कुराई। ऊपरी तौर पर सेठ लालचंद की बातों के लिए कोई चिंता नहीं दिखाई। बेशक यह केवल सतह पर था। क्या वह वास्तव में परवाह करती थी या केवल वह जानती थी? ओह, यह सही है। दिव्य पवन महल की वर्तमान ताकत के साथ पशुपालन संप्रदाय भी तुलना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। जिस बात के लिए हमें सबसे अधिक चिंतित होना चाहिए वह शायद न तो मेरा रत्न भंडार संप्रदाय है और न ही साध्वी स्वरा का स्वर लहरी आश्रम, बल्कि महंत गजेंद्र का पशुपालन संप्रदाय है। अधेड़ उम्र के मोटे आदमी सेठ लालचंद ने साध्वी स्वरा के सामने बैठे हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले आदमी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, महंत गजेंद्र, मैंने सुना है कि जब आपके संप्रदाय का युवा संप्रदाय गुरु भैरव दिव्य पवन महल की युवा स्वामिनी को उकसाने गया था तो उसे उस युवा स्वामिनी के हाथों काफी नुकसान उठाना पड़ा था। यह सुनकर हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले आदमी ने एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उपहास करने से खुद को नहीं रोका, लेकिन उसने सेठ लालचंद के शब्दों का जवाब नहीं दिया। इस दाढ़ी वाले आदमी का नाम महंत गजेंद्र था, जो 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक पशुपालन संप्रदाय का संप्रदाय गुरु था। सेठ लालचंद के शब्द बहस योग्य हैं। हालांकि दिव्य पवन महल की ताकत तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसमें केवल महान क्षेत्र के शिष्य हैं, शायद पशुपालन संप्रदाय से थोड़ा अधिक। लेकिन अंततः एक संप्रदाय की ताकत उसके आरोहण लोक विशेषज्ञों पर निर्भर करती है। दिव्य पवन महल के आरोहण लोक विशेषज्ञों की वर्तमान संख्या के साथ विशेष रूप से अर्ध दिव्य विकास लोक वाले यह शायद पशुपालन संप्रदाय से तुलना नहीं कर सकता है। दाईं ओर दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति के नीचे बैठे एक स्त्रैण दिखने वाले युवक ने अचानक मुस्कुराते हुए बात की। युवा ठाकुर विक्रम सिंह के शब्द उचित हैं। एक संप्रदाय की ताकत अंततः उसके आरोहण लोक विशेषज्ञों पर निर्भर करती है। यदि आरोहण लोक विशेषज्ञों की संख्या अपर्याप्त है तो बड़ी संख्या में महान क्षेत्र के योद्धाओं का क्या उपयोग है? एल्डर प्रहलाद, जो बाईं ओर पहली सीट पर बैठे थे, भी सहमत हुए। अभी बोलने वाला स्त्रैण दिखने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि ठाकुर विक्रम सिंह था, जो 3 प्राचीन परिवारों में से एक ठाकुर परिवार का युवा मालिक था। हालांकि ठाकुर विक्रम सिंह की साधना केवल आरोहण लोक के शिखर पर थी, जिससे वह बैठे हुए उस्तादों में सबसे निचले स्तर का योद्धा बन गया, लेकिन किसी ने भी उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह 3 प्राचीन कुलीन परिवारों में से एक ठाकुर परिवार का युवा मालिक था। ठाकुर परिवार के युवा मालिक का दर्जा 5 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं से कम नहीं था और शायद उससे भी बढ़कर था। आखिरकार 3 प्राचीन कुलीन परिवारों की ताकत 5 प्रमुख संप्रदायों की तुलना में कहीं अधिक थी। 5 प्रमुख संप्रदायों में से केवल रत्न भंडार संप्रदाय 5 संप्रदायों का नेता मुश्किल से 3 प्राचीन कुलीन परिवारों से तुलना कर सकता था, और वह भी केवल मामूली रूप से। एल्डर प्रहलाद के शब्द बहस योग्य हैं, जबकि आरोहण लोक विशेषज्ञ एक संप्रदाय में महत्वपूर्ण है, महान क्षेत्र के शिष्य समान रूप से महत्वपूर्ण है। एक बार जब महान क्षेत्र के शिष्यों की संख्या एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है और वे एक शक्तिशाली युद्ध संरचना बनाते हैं तो वे जो युद्धक शक्ति छोड़ते हैं वह अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ को भी पीछे हटने के लिए मजबूर कर देगी। दाईं ओर पहली सीट पर बैठे दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। यह दुबला पतला बूढ़ा व्यक्ति एल्डर शशांक शर्मा था, जो 3 प्राचीन परिवारों में से एक शर्मा परिवार का एक एल्डर था। 3 प्राचीन परिवारों में शर्मा परिवार सबसे मजबूत था। जयपाल और ठाकुर परिवार लगभग बराबर थे। शर्मा परिवार की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि दांव संघ को भी उन्हें सम्मान दिखाना पड़ता था। हे, एल्डर शशांक शर्मा के शब्द सबसे उचित हैं। अधेड़ उम्र के मोटे आदमी सेठ लालचंद ने हंसते हुए कहा। रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के रूप में और उस पर एक दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से एल्डर प्रहलाद और ठाकुर विक्रम सिंह से डरने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही सबने बात की, दिव्य पवन महल की स्वामिनी अर्ध दिव्य विकास लोक एल्डर्स के एक समूह का नेतृत्व करते हुए मंडप में पहुंची। दिव्य पवन महल की स्वामिनी और एल्डर्स सीधे तीसरी मंजिल की ओर उड़े। चंपा, एल्डर शांति और अन्य आरोहण लोक एल्डर्स ने उत्तरी मंडप की दूसरी मंजिल में प्रवेश किया, जबकि शेष अर्ध आरोहण लोक और महान क्षेत्र के शिखर शिष्य पहली मंजिल पर उतरे। विराट, नलिनी, आयु, माया, गुरु भूपति और पवन फैजान गोलाकार इमारत के केंद्र में विशाल लड़ने वाले अखाड़े की ओर उड़े, जो मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पहले भाग में भाग लेने वाले योद्धाओं के लिए सभा स्थल था। हालांकि 10 लाख से अधिक योद्धाओं ने मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के पहले भाग के लिए पंजीकरण कराया था। गोलाकार इमारत के केंद्र में अखाड़ा इतना विशाल था, जो 1 लाख मील के दायरे में फैला था, कि यह केवल 10 लाख लोगों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। 1 लाख मील के दायरे वाले विशाल लड़ने वाले अखाड़े पर 10 लाख से अधिक लोग उतरे, और यह बिल्कुल भी भीड़ भाड़ वाला नहीं लगा। महारानी रेणुका, एल्डर गार्गी और 10 अन्य अर्ध दिव्य विकास लोक एल्डर्स के साथ ही एल्डर योगिता, जिन्होंने अर्ध दिव्य विकास लोक में भी साधना की थी, उत्तरी मंडप की तीसरी मंजिल में उड़े। नमस्कार साथी दाववादियों। महारानी रेणुका ने उपस्थित सभी लोगों पर एक नजर डाली, एक सलामी में अपने हाथ जोड़े और कहा। यह देखकर सभी सलामी वापस करने के लिए खड़े हो गए।
यहाँ तक कि वरुण प्रांत के अधिपति लोकेश, जिनकी महारानी रेणुका के खिलाफ दुश्मनी थी, अब बैठे नहीं रह सकते थे। दिव्य पवन महल की ताकत अब पहले से काफी अलग थी और किसी ने भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। विशेष रूप से महारानी रेणुका के मंडप में प्रवेश करने के बाद सभी ने उनसे निकलने वाली अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा को महसूस किया और मदद नहीं कर सके, लेकिन गुप्त भय की लहर महसूस की। ऐसा लग रहा था कि मोटे लालचंद सही थे। महारानी रेणुका की साधना वास्तव में अर्ध दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच गई थी और वह शायद आधिकारिक तौर पर दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से केवल बाल बाल दूर थी। इसके अलावा यह केवल महारानी रेणुका नहीं थी, यहाँ तक कि एल्डर योगिता की साधना भी इस स्तर तक पहुंच गई थी। वास्तव में एल्डर योगिता की साधना सूक्ष्म रूप से महारानी रेणुका से बेहतर थी। एल्डर योगिता से निकलने वाली आभा को देखते हुए उनके दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के संकेत महारानी रेणुका से भी अधिक स्पष्ट थे। यहाँ तक कि एल्डर गार्गी के दिव्य पवन महल के 10 अर्ध दिव्य विकास लोक एल्डर्स के पास अविश्वसनीय रूप से गहरी साधना थी। बिल्कुल ऐसा नहीं था जैसे कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अर्ध दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वे सैकड़ों हजारों वर्षों से अर्ध दिव्य विकास लोक में डूबे हुए थे। अपने सामने दिव्य पवन महल के इन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली एल्डर्स को देखकर उपस्थित सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। विशेष रूप से पशुपालन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु महंत गजेंद्र, जिनकी आंखों ने उनके सामने के दृश्य पर गहरी आशंका प्रकट की। अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों की संख्या के मामले में दिव्य पवन महल पशुपालन संप्रदाय जितना शक्तिशाली नहीं हो सकता है। हालांकि इन अर्ध दिव्य विकास लोक विशेषज्ञों के साधना स्तर के मामले में दिव्य पवन महल के पूर्वज शायद पशुपालन संप्रदाय से कम शक्तिशाली नहीं है और उनसे आगे भी निकल सकते हैं। दोनों पक्षों द्वारा बधाई का आदान प्रदान पूरा करने के बाद महारानी रेणुका ने दोनों तरफ की मुख्य सीटों पर नजर डाली। केवल एल्डर फनीश्वर के बाईं ओर की आखिरी सीट बची थी। महारानी रेणुका ने कुछ नहीं कहा और सीधे उस सीट पर चली गई। महारानी रेणुका, कृपया मेरी सीट लें। यह देखकर स्वरलहरी आश्रम की संप्रदाय गुरु साध्वी स्वरा ने जल्दी से अपनी सीट छोड़ दी और महारानी रेणुका से कहा। अब जब दिव्य पवन महल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, उसने पहले ही उनसे दोस्ती करने का फैसला कर लिया था। इसके अलावा स्वरलहरी आश्रम और दिव्य पवन महल का हमेशा से अच्छा रिश्ता रहा था। साध्वी स्वरा, धन्यवाद, मैं यहाँ बैठूंगी। महारानी रेणुका ने साध्वी स्वरा की दयालुता के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साध्वी स्वरा की मूल सीट पर बैठने नहीं गई। इसके बजाय वह साध्वी स्वरा के बाईं ओर की सीट पर बैठ गई। उन्हें बैठने की व्यवस्था की ज्यादा परवाह नहीं थी। जो सबसे ज्यादा मायने रखता था वह थी उनके अपने संप्रदाय की ताकत। अन्यथा भले ही उन्हें अस्थायी रूप से उच्च पद पर बैठा दिया जाए, वह उस पर पकड़ नहीं बना पाएंगी। यदि उनका संप्रदाय मजबूत था तो सबसे नीचे बैठने पर भी उन्हें नीची नजर से देखने की हिम्मत कौन करेगा। महारानी रेणुका की अपनी सीट लेने के बाद एल्डर गार्गी, एल्डर योगिता और अन्य ने भी उनके पीछे की सीटें चुनी और बैठ गए। इस तीसरी मंजिल के मंडप में एल्डर फनीश्वर के दोनों तरफ की मुख्य सीटों के अलावा कई माध्यमिक सीटें थीं। 8 मुख्य सीटें थीं, प्रत्येक तरफ 4 एल्डर फनीश्वर को छोड़कर। हालांकि दोनों तरफ की मुख्य सीटों के पीछे कई माध्यमिक सीटें थीं, जो दांव संघ, 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के महत्वपूर्ण एल्डर्स के लिए आरक्षित थीं। इन माध्यमिक सीटों की संख्या मुख्य सीटों से बहुत अधिक थी, जो 1000 से अधिक तक पहुंच गई थी। हालांकि 1000 से अधिक माध्यमिक सीटें होने के बावजूद हर सीट पर कब्जा नहीं था। कई अभी भी खाली थीं, क्योंकि जो लोग इस मंडप की तीसरी मंजिल में प्रवेश कर सकते थे वे कम से कम शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ थे और 3 प्राचीन परिवारों और 5 प्रमुख संप्रदायों के पास शुरुआत करने के लिए बहुत सारे शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ नहीं थे और हर शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगा। इसलिए माध्यमिक सीटों में कम से कम आधी सीटें खाली थीं। चूंकि हर कोई मौजूद है तो मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो। एल्डर फनीश्वर ने उपस्थित सभी लोगों पर नजर डाली और शांति से कहा, एल्डर जगमोहन, युद्ध कला प्रतियोगिता के नियमों की घोषणा करें। एल्डर फनीश्वर दांव संघ के डीकन एल्डर जगमोहन की ओर मुड़े, जो माध्यमिक सीटों पर बैठे थे। जी एल्डर फनीश्वर। एल्डर जगमोहन खड़े हुए, एल्डर फनीश्वर को सलामी देने के लिए हाथ जोड़े और कहा। बोलने के बाद एल्डर जगमोहन तुरंत मंडप से दूर उड़े, विशाल लड़ने वाले अखाड़े के ऊपर आकाश में उड़े, नीचे देखा और कहा, इस वर्ष की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या 11,09,362 है। उनकी स्पष्ट आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। हालांकि अखाड़ा बहुत बड़ा था, लेकिन आवाज हर किसी के कानों तक क्रिस्टल स्पष्टता के साथ पहुंची। आखिरकार एल्डर जगमोहन एक शिखर आरोहण लोक विशेषज्ञ थे। वे आसानी से अपनी आवाज अरबों मील तक प्रसारित कर सकते थे। 1 लाख मील के दायरे की तो बात ही छोड़िए। नीचे विशाल अखाड़े पर सभी ने एल्डर जगमोहन के शब्दों को ध्यान से सुना। वे सभी मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के इस अवसर को संजोते थे। हालांकि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता हर 300 साल में आयोजित की जाती थी। प्रतिभागियों की आयु 1000 वर्ष से कम होनी चाहिए थी। उनमें से कई पहले से ही कई 100 साल पुराने थे और अगर वे इस बार 5 प्रमुख संप्रदायों में से किसी एक में शामिल नहीं हो सके तो उन्हें कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अगली मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता तक उनमें से कई 1000 साल से अधिक पुराने हो जाएंगे। इसलिए कई योद्धा इस मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता के बारे में बेहद गंभीर और घबराए हुए थे, जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अखाड़े के उत्तर की ओर मंडप की तीसरी मंजिल पर इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धाओं की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बड़ी है। स्वरलहरी आश्रम की संप्रदाय नेता साध्वी स्वरा ने एल्डर जगमोहन के शब्दों को सुनकर कुछ आश्चर्य के साथ टिप्पणी की। जबकि मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में प्रतिभागियों की संख्या वास्तव में कोई रहस्य नहीं थी। ऐसे मामले 5 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेताओं जैसी महत्वपूर्ण हस्तियों के लिए बहुत रुचि के नहीं थे और न ही कोई उनके बारे में पूछताछ करने की जहमत उठाएगा। आखिरकार सूची अंततः घोषित की जाएगी। इसे जल्द या बाद में जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा वे अंततः केवल प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों से चिंतित थे, साधारण योद्धाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। हाल के दशकों में शक्ति सिंधु महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मध्य महाद्वीप में योद्धा तेज गति से साधना कर रहे हैं। रत्न भंडार संप्रदाय के संप्रदाय गुरु सेठ लालचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि इस साल की मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले योद्धाओं की भारी संख्या वास्तव में कुछ अप्रत्याशित है। पिछले वर्षों में मध्य महाद्वीप युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ब्रह्म ज्ञान क्षेत्र योद्धाओं की संख्या लगभग 5 लाख से 7 लाख तक थी। यहाँ तक कि सबसे बड़ी संख्या 8 लाख से अधिक नहीं थी। इस साल हालांकि संख्या 11 लाख तक पहुंच गई है, जो पिछली सबसे बड़ी संख्या से 3 लाख से अधिक है और कम प्रतिभागियों वाले पिछले वर्ष की तुलना में संख्या 2 गुनी से अधिक है। सेठ लालचंद के शब्दों को सुनकर महारानी रेणुका तुरंत चौंक गई। यह पहली बार था जब उन्होंने शक्ति सिंधु महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा की एकाग्रता में तेजी से वृद्धि के बारे में सुना था। बड़ी संकरी हो गई। यहाँ तक कि उसका शार्दुल भी अब इस ठाकुर विजय का मुकाबला नहीं कर सकता था। वाकई इस बंदे में दम तो था और यह ठाकुर विजय इतनी भयानक ताकत रखने के बावजूद पृथ्वी योद्धा सूची में केवल तीसरे स्थान पर था। तो जरा सोचिए, दूसरे नंबर की शिखा शर्मा और पहले नंबर का महायोद्धा मानव कितने शक्तिशाली।